नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित मिश्रा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। साथियों, फरवरी मंथ एंड हो चुका है। फरवरी मंथ का कंप्लीट करंट अफेयर आज की इस वीडियो में आपको मैं समझाने वाला हूं, पढ़ाने वाला हूं। इस एक वीडियो में ही पूरा 1 फरवरी से 28 फरवरी तक का पूरा मंथ कवर हो जाएगा। टॉप 100 क्वेश्चंस यहाँ लिए गए हैं जो भी फरवरी मंथ से बन सकते हैं। आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए ये इंपॉर्टेंट होने वाली है वीडियो, तो बहुत ही ध्यान से देखिएगा। डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ होने वाली है। इसकी मैं पीडीएफ वगैरह भी प्रोवाइड कराऊंगा, तो आप एंड तक देखिए, रिवीजन भी आपको मिलेगा बेहतर, ठीक है ना। तो आप ध्यान से एक एक क्वेश्चन देखते जाइए, सब के सब महत्वपूर्ण डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ हैं। क्विज और पीडीएफ एमजेटी ऐप पर मिल जाएगी। एमजेटी ऐप आप डाउनलोड कर लो गूगल प्ले स्टोर से, फ्री में मिलेगा सब कुछ, डेली वीकली मंथली सब। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी की। पहला क्वेश्चन, आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2024-25 किसके द्वारा जारी किया गया। आप जानते हो फरवरी मंथ शुरू ही होता है बजट से, है ना। 1 फरवरी को प्रत्येक वर्ष बजट लाया जाता है और उसके जस्ट एक दिन पहले यानी 31 जनवरी को आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट पब्लिश की गई रहती है। तो आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट जो आई है, ये जारी कौन करता है, तो जारी करते हैं कौन। इसमें गलती से भी आप वी अनंत नागेश्वरम मत लगा देना। इसको जारी करते हैं वित्त मंत्री, जो कि हैं अभी वर्तमान में निर्मला सीतारमण। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन से ही शुरुआत है। ध्यान से समझो, इसके पीछे की टर्मिनोलॉजी क्या है, क्रोनोलॉजी क्या है। क्रोनोलॉजी ये है कि आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट तैयार करता अगर पूछा जाएगा तब तो बताना, तैयार करना अगर पूछा जाएगा तब तो बताना कि तैयार कर रहे हैं इस बार वी अनंत नागेश्वरन। क्यों? क्योंकि ये है चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर, ठीक है ना। तैयार करता है चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर, मुख्य आर्थिक सलाहकार, ठीक है। और जारी कौन करता है, जारी पूछा जाएगा तो आप बताना कौन, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस मिनिस्टर, ठीक है ना। फाइनेंस मिनिस्टर, एफएम। ये बात क्लियर होनी चाहिए। ये क्वेश्चन पूछा गया है और लोग गलत करके आए हैं, आकर के ऑब्जेक्शन भी बड़े ताव में डाल देते हैं कि नहीं मेरा तो सही है, एग्जामिनर ने गलत कर दिया, है ना। हर बार एग्जामिनर नहीं गलत होता है, कभी कभी आपको भी थोड़ा कॉमन सेंस तैयार करना चाहिए। तो ये रिपोर्ट तैयार करते हैं और जारी ये करते हैं निर्मला सीतारमण, क्योंकि संसद में जारी होता है और संसद की सदस्य जो होगा वही तो पेश करेगा, संसद में जो होगा। तो ये राज्यसभा में ये पेश करती हैं वित्त मंत्री जो होती हैं, ठीक है जी, बात क्लियर। अब इकोनॉमिक सर्वे में मुख्य बातें क्या थी, ये बात पर आ जाते हैं, वो तो थ्योरी रही। तो इसमें यह बताया गया है कि 2024 के फाइनेंशियल ईयर में बेरोजगारी दर गिर करके 3.2% हो गई और ईपीएफओ में नेट पेरोल पिछले 6 साल में दोगुना हो गया है, जो संगठित क्षेत्र में रोजगार का अच्छा साधन है। इसके अलावा यह कहा गया कि एआई के चलते होने वाली बदलाव के विपरीत प्रभाव को कम करने की जरूरत है और भारत को विदेशी निवेश आकर्षित करने के लिए हर संभव कोशिश करनी चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास में प्राइवेट पार्टिसिपेशन बढ़ाने की जरूरत है। ये क्या कर रहे हैं, एडवाइस दे रहे हैं ना। एक्चुअली में चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर जो होते हैं, जो इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट तैयार करते हैं, इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट जो होता है वो भारत की हेल्थ रिपोर्ट कहलाती है, वित्तीय हेल्थ रिपोर्ट कहते हैं। वित्तीय हेल्थ रिपोर्ट मतलब ये कि आपको कहाँ कहाँ पर ध्यान देने की जरूरत है, कहाँ कहाँ पर आपने खर्च किया पिछले साल, यही एक ब्यौरा देना होता है आर्थिक सर्वेक्षण, ठीक है ना। बात समझ में आई। तो जो लोग डेली करंट अफेयर नहीं देखते हैं, उनको तो मंथली देखते हैं केवल, उनको भी जिसे समझ में आए इसलिए मैं डिटेल में बता रहा हूँ। बाकी डिटेल में ये सारी डेली में तो आपको ये सारी चीजें बताई जा चुकी हैं। अच्छा, इकोनॉमी का प्रोजेक्टेड जो ग्रो रेट है वो बताया गया है 6.3% से 6.8% होने वाला है 2025-26 में। ये लाइन याद रखना, यही लाइन पूछी जाएगी आपसे, ठीक है ना। कि इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट में भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट का अनुमान क्या बताया गया है। तो इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट जो बताती है बहुत ज्यादा ऑथेंटिक बताती है, तो 6.3 से 6.8% के बीच में बताया गया है, ठीक है जी। बाकी इस पर मैंने अलग से डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है, तो आप चाहो अगर तो डिटेल में जाकर वहां से देख लेना। हाल ही में कहां पर पहला रायसीना मध्य पूर्व सम्मेलन 2025 आयोजित किया गया। तो पहला रायसीना मध्य पूर्व सम्मेलन ये आयोजित कहाँ किया गया, संयुक्त अरब अमीरात में, ठीक है। रायसीना डायलॉग हर साल दिल्ली में होता है, लेकिन ये पहला रायसीना मध्य पूर्व मिडल ईस्ट समिट था। तो रायसीना मिडल ईस्ट सम्मेलन जो है ये कहाँ हुआ, दुबई में हुआ, ठीक है ना। दुबई में हुआ। देखिए भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब यहाँ गए थे, सॉरी अब अबू धाबी में हुआ, वहाँ की राजधानी है अबू धाबी, ठीक है, दुबई बड़ा नगर है। तो यहाँ हुआ, ठीक है। और व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते पर भी हस्ताक्षर किए गए हैं 1 मई 2022 से जो लागू हुआ था, सीईपीए, ठीक है ना। सीईपीए व्यापक आर्थिक कंप्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट है। अगला, हाल ही में स्वीकृत राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन के लिए निर्धारित कुल परिव्यय कितना रखा गया है। राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन के लिए निर्धारित कुल परिव्यय ये रखा गया है 34,300 करोड़ रुपए का। राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन के लिए इतने रुपए खर्च किए जाएंगे, टोटल परिव्यय रखने का मतलब यही हुआ, ठीक है ना। तो इतना ये खर्च किया जाना है। तो देखिए ये लोग भी ऐसे पीपीटी बना करके दिखा रहे हैं यहाँ पर बेसिकली
खैर 2024-25 से 2030-31 के 7 वर्ष की अवधि के लिए मिशन होगा और खनन मंत्रालय के द्वारा ये ऑपरेट किया जाएगा, पैसा खर्च किया जाएगा। आगे बात करूं, आपका पैसा खर्च ना हो, फ्यूचर ऑफिशियल सेल है और इसके तहत टेक्स्ट बुक पास प्रो आपको 615 में मिल रहा है। एमजेटी कूपन कोड यूज करने पर आपको 12% का डिस्काउंट मिल जाएगा। 699 से प्राइस घटकर 615 हो जाएगी। लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है। कभी भी आप टेक्स्ट बुक का पास प्रो जो ज्वाइन करो, एमजेटी कूपन कोड लगाना तो आपको डिस्काउंट मिलेगा, जो लेटेस्ट चल रहा होगा वो। ठीक है ना। चलिए अगला, हाल ही में कहां पर 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय पश्मीना महोत्सव का आयोजन किया गया? अंतर्राष्ट्रीय पश्मीना महोत्सव, इसका आयोजन कहां पर किया गया? तो इसका आयोजन कहां किया गया बताइए। पश्मीना महोत्सव है, नेपाल में किया गया। पश्मीना से मैं आपको बता चुका हूं कि पश्मीना साल होता है एक, पश्मीना साल बहुत ज्यादा फेमस है। पश्मीना साल जो होता है ना, इसको जीआई टैग मिल चुका है, जीआई टैग मिल चुका है। कहां पर होता है पश्मीना साल, कहां का प्रसिद्ध प्रोडक्ट है? तो ये आप बताओगे जम्मू कश्मीर का, जम्मू कश्मीर का। ठीक है, वहां पर विशेष तौर पर ये साल बनाई जाती है, तो उसको जीआई टैग मिल चुका है, ये भी ध्यान रखना। खैर, पश्मीना महोत्सव ये आयोजित हुआ कहां पर? नेपाल में, काठमांडू में 3 दिवसीय था ये। ओके, पश्मीना बकरियों से प्राप्त जो नाजुक, हल्के और गर्म प्राकृतिक रेशे होते हैं, उनसे बनाया जाता है। अगला, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने किस थीम के साथ केंद्रीय बजट 2025-26 पेश किया? जो बजट पेश किया गया, जो 1 फरवरी को आता है प्रत्येक वर्ष, उसका थीम क्या था? तो यहाँ पर देखिए थीम क्या है। थीम रखा गया है सबका सबका विकास। ठीक है ना, डेवलपमेंट फॉर ऑल, डेवलपमेंट फॉर ऑल। तो बजट साइज इस बार का 50,65,65,345 करोड़ का रहा। बजट डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस प्रकार से रहा। टोटल नेट टैक्स रिसिप्ट जो आए हुए हैं, जो सरकार को प्राप्तियां हुई हैं टैक्स से, वो हुई हैं 28.37 लाख करोड़ का, और कैपिटल रिसिप्ट के रूप में 16.45 लाख करोड़ का हुआ है। इसके अलावा नॉन टैक्स रेवेन्यू 5.83 लाख करोड़ का हुआ है। इस हिसाब से टोटल बजट साइज रखा गया है 50.65 लाख करोड़ का। इतना खर्च किया जाना है इस साल। ठीक है, और 1 फरवरी को वित्त मंत्री जी ने पेश किया। इनका 8वां बजट था, लगातार 8वां बजट था। तीसरे कार्यकाल का दूसरा पूर्ण बजट था मोदी गवर्नमेंट का। निर्मला सीतारमण जी मधुबनी पेंटिंग वाली साड़ी पहनी थी, जो पद्मश्री दुलारी देवी ने उन्हें गिफ्ट किया था। ये लाइन पूछा जा सकता है, इसको बात ध्यान रखना। ठीक है ना। मधुबनी पेंटिंग कहाँ का है फेमस भी? मधुबनी पेंटिंग को भी जीआई टैग मिल चुका है, ये बिहार का प्रोडक्ट है। ठीक है ना, मधुबनी पेंटिंग वहाँ का फेमस होता है, पेंटिंग है। खैर, किसान क्रेडिट कार्ड, अब देखते हैं मुख्य मुख्य मुद्दे जो जो बजट से क्वेश्चन जहां जहां से बन सकते हैं। वैसे अगेन इस पर भी मैंने वीडियो बना रखी है, और फुल एनालिसिस वाली वीडियो है। कहाँ गया ये? फुल एनालिसिस वाली वीडियो है। इस वीडियो को जरूर देखना सभी लोग। ठीक है, चाहे आपको मतलब कोई बड़ा एग्जाम देना है या छोटा एग्जाम देना है, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। सब लोग ये बजट वाली वीडियो जरूर जाकर देखना चैनल पर। खैर, कुछ कुछ मुख्य मुख्य मुद्दे हैं जो लास्ट टाइम पर भी आपको काम आएंगे। इसको लिख लेना, नोट डाउन कर लेना, ये पूछा जाएगा। जैसे जैसे भाई मखाना बोर्ड का गठन किया गया है बिहार में किसानों के लिए, ये तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा ही जाएगा। ठीक है, किस राज्य के किसानों के लिए? बिहार राज्य के किसानों के लिए मखाना बोर्ड। किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दी गई है। 500 करोड़ रुपए से 3 एआई एक्सीलेंस सेंटर बनेंगे। 1 करोड़ गिग वर्कर्स के लिए सामाजिक सुरक्षा योजना तथा ई श्रम पोर्टल पर उनका रजिस्ट्रेशन होगा। पहली बार उद्यमी बनने वाली महिलाओं को 2 करोड़ का लोन मिलेगा। 100 नए शहर उड़ान योजना से जुड़ेंगे। भारत ट्रेड नेट की स्थापना होगी। इसके अलावा इसमें इस बार बहुत ज्यादा चेंजेस किया गया है इनकम टैक्स रिजीम में, ये मैं आपको समझा चुका हूँ अच्छे से। ये बात ध्यान रखना, इसमें 12 लाख की इनकम तक इनकम टैक्स फ्री रहेगी। ठीक है ना, टैक्स फ्री रहेगी। और अगर अगर कोई सैलरीड है तो उन्हें 75,000 का टैक्स एग्जेप्शन मिलता है एक प्रकार से। ठीक है, तो वो 75,000 और मतलब 12,75,000 तक की इनकम उनकी छूट रहेगी अगर सैलरीड है तो। सैलरीड नहीं है तो 12 लाख तक की इनकम जो है वो टैक्स के दायरे में नहीं आएगी। उसके बाद ये वाला टैक्स लगेगा, जो कि नया फॉर्मेट है। एक चीज इस बार इसमें किया गया है कि इसमें देखिए पहले क्या होता था कि कितने होते थे यहाँ पर टैक्स स्लैब, 1 2 3 4 5 6 7। इस बार 7 टैक्स स्लैब किए गए हैं। पिछली बार 6 था, पिछली बार वाले में 6 था, इस बार एक ब्रैकेट और बढ़ाया गया है, ये टैक्स ब्रैकेट कहलाता है। ठीक है, चलिए अगला। बाकी कैसे ये ब्रैकेट काम करता है ये मैं आपको वीडियो में समझा चुका हूँ। फरवरी 2025 में भारत में कुल कितने रामसर स्थलों को जोड़ा गया?
तो फरवरी में आप जानते हो कि रामसर ये वर्ल्ड वेटलैंड डे भी मनाया जाता है ना। तो इसलिए रामसर के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट महीना होता है। खैर, रामसर स्थलों को यहाँ पर जोड़ा गया है इस बार 4। तो 4 रामसर साइट और जुड़े हैं, 85 थी, 4 और जुड़ गई तो टोटल कितनी हो गई भाई? 89 हो गई, 89 हो गई। देखो, इंडिया एड्स 4 न्यू रामसर साइट्स टेकिंग टोटल टू 89। अब आज के टाइम पर जब मैं ये वीडियो आपको बना करके दे रहा हूँ, यानी कि आज 5 मार्च है, तो उस दिन तक 89 है। आगे हो सकता है कुछ दिनों में और आ जाए, बढ़ जाए, है ना। खैर, रामसर साइट की संख्या अब हो गई है टोटल 89 भारत में। 4 जो नई जुड़ी हैं उनमें 2 तमिलनाडु से जुड़ी हैं, एक सिक्किम से, एक झारखंड से। क्या क्या जुड़ा है? सक्कर कोट्टई पक्षी अभ्यारण्य, थरथंगल पक्षी अभ्यारण्य और खचोपलरी वेटलैंड सिक्किम से और उधवा झील झारखंड से। इंटरेस्टिंग बात यह है कि सिक्किम और झारखंड से अभी तक कोई और रामसर साइट आज तक नहीं शामिल होती, ये पहली पहली है। ठीक है जी। चलिए, पहला रामसर साइट अगर पूछा जाएगा, भारत में पहला रामसर साइट कौन था? पहला रामसर साइट कौन था? सर साइट कौन था? तो आप बताओगे क्या? बताओ भाई, रेगुलर स्टूडेंट हमारे। चिल्का झील, चिल्का झील, ठीक है ना, उड़ीसा में स्थित है, भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। ये भारत की फर्स्ट रामसर साइट ऑफ इंडिया है। रामसर साइट है क्या? एक्चुअली में ना, कि 2 फरवरी 1971 में ईरान का एक शहर था रामसर, वहां पर रामसर रामसर कन्वेंशन हुआ था। तो उसी कन्वेंशन में डिसाइड किया गया कि जितने भी वेटलैंड्स हैं, जितने भी आर्द्र भूमियां हैं, उनको उनको चिन्हित किया जाएगा और उनको प्रिजर्व किया जाएगा, संरक्षित किया जाएगा। जिससे क्या हो? जिससे जैव विविधताओं को थोड़ा सा मदद मिल सके, जीव जंतुओं को थोड़ा सा हेल्प मिल सके, उनके लिए थोड़ा पानी वगैरह के संसाधन उपलब्ध रहें। खैर, तो इसको यही प्रिजर्वेशन करने के लिए ना दुनिया भर से वो लिस्ट तैयार की जाने लगी, मतलब दुनिया भर में ऐसी जगहें ढूंढी जाने लगी, उसको लिस्टेड किया जाने लगा। फिर रामसर कन्वेंशन के द्वारा उनको संरक्षित किया जाता है। ठीक वैसे ही जैसे यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट होती है। ठीक है जी। कमेंट करके मुझे बताओ, अभी वर्तमान में कितने वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भारत के वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं यूनेस्को के? ठीक है, यूनेस्को की लिस्ट में। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए मिशन पर जाने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन बन गए हैं? तो भाई, अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन पर जाने के लिए पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री अब कौन बन गए हैं? शुभांशु शुक्ला। ये कौन है? ये गगनयान मिशन के हैं, लेकिन ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर अभी जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि गगनयान मिशन को थोड़ा सा डिले किया गया है। कहा गया है कि रुको, अभी गगनयान मिशन अपना पहला होगा, लेकिन उससे पहले जीरो ग्रेविटी में रहने का थोड़ा सा अनुभव दे दिया जाए। पता लगे अपने साइंटिस्टों को ऐसे भेज तो दिए, और वहाँ अभी तक कभी एक्सपीरियंस है नहीं किसी के साथ रहने का, तो क्या करेंगे, कैसे करना है, किस सिचुएशन से कैसे डील करना है, अनुभव नहीं रहेगा तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, मतलब आग में झोंकना टाइप ही हो जाएगा। इससे पहले क्या करें कि अपने एक बंदे को इन एस्ट्रोनॉट के साथ एक बार इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो है वहां पर भेज आए कि जाओ भैया देख आओ, थोड़ा सा अनुभव लेके आओ। उसके बाद अपने 2 और साथियों को यहाँ भेज करके 3 लोग गगनयान में जाएं। गगनयान भारत का पहला अंतरिक्ष मानव मिशन होने वाला है, और भारत सरकार के द्वारा ये इसरो की मदद से लॉन्च किया जाएगा, जल्द ही लॉन्च किया जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा सा डिले होता जा रहा है, टारगेट तो 24 रखा गया, फिर 25 रखा गया, अब 26 रखा गया है, 26 तक कहा गया है, देखते हैं कब तक लॉन्च होता है। खैर, उससे पहले ये जाएंगे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तो मतलब समझ रहे हो ना, अंतरिक्ष में एक स्टेशन, एक ठहराव है, और उसे 1998 में लॉन्च किया गया था। दुनिया भर के तमाम जो अमीर देश थे, अमेरिका, कनाडा, रूस, ये सब मिल करके, ब्रिटेन वगैरह, ये सब मिल करके उसे लॉन्च किए थे। लेकिन 2031 तक गिरा दिया जाएगा, 2030-31 में उसे प्रशांत महासागर में गिरा दिया जाएगा, क्योंकि उसका टाइमलाइन खत्म हो जाएगा। खैर, अभी वो अंतरिक्ष में घूम रहा है ना, 28,000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। सोच लो, 28,000 किलोमीटर। ठीक है तो ये पहले भारतीय बनेंगे जो आईएसएस पर जाएंगे। क्लियर? तो इनको किसके थ्रू भेजा जाएगा, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा भाई। ये वाली लाइन नोट डाउन कर लो फटाफट से। एक्सियोम मिशन 4 AX4 के तहत एक निजी निजी अंतरिक्ष उड़ान है, उसके जरिए इनको भेजा जाएगा एक्सियोम स्पेस कंपनी के द्वारा। तो एक्सियोम मिशन में ये जाएंगे, नासा भी इसमें हेल्प कर रहा है, एक्सियोम मिशन भी एक एक्सियोम स्पेस नाम की निजी कंपनी है, वो भी मदद कर रही है। ठीक है जी। अगला, हाल ही में गुनेरी को किस राज्य का पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया? गुनेरी, ये जैव विविधता विरासत स्थल है कहाँ का? गुजरात का। गुजरात का गुनेरी। देखो, गुनेरी जो है ये बन गया है पहला फॉरेस्ट इज द स्टेट फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट। ठीक है, कहाँ पर स्थित है? कच्छ में स्थित है, गुजरात के गुनेरी गांव। अब गुजरात का पहला जैव विविधता विरासत स्थल होगा। ओके, भारत का पहला जैव विविधता विरासत स्थल पूछा जाए तो नल्लूर इमली बताना आप, कहाँ पर? कर्नाटक में है, नल्लूर इमली। अगला, बीसीसीआई लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया?
तो बीसीसीआई का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड ये मिला है सचिन तेंदुलकर को। सचिन रमेश तेंदुलकर क्रिकेट के भगवान कहे जाते हैं, हर फॉर्मेट में सबसे ज्यादा रन इन्हीं के हैं। तो इनको देखिए आईसीसी के चीफ जयशाह अवार्ड दे रहे हैं, ठीक है ना। वर्तमान में जयशाह आईसीसी के चेयरमैन हैं। तो खैर 51 वर्षीय क्रिकेट के दिग्गज को 664 अंतर्राष्ट्रीय मैचों के साथ इतिहास में सबसे अधिक टेस्ट और एक दिवसीय रन बनाने का रिकॉर्ड है और इस वजह से इनको मिला है। कौन कौन से इनको अवार्ड मिल चुके हैं ये भी देख लो। इनको मिल चुका है भारत रत्न, इकलौते खिलाड़ी हैं भारत में जिनको भारत रत्न मिला है, इकलौते खिलाड़ी, ठीक है। पद्म विभूषण, पद्मश्री, महाराष्ट्र भूषण, खेल रत्न, अर्जुन पुरस्कार, इन सब से ये नवाजे जा चुके हैं ऑलरेडी। और अब मिला है बीसीसीआई का सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। बीसीसीआई का जो अवार्ड होता है इसे लाइफ टाइम वाला इसे कहते हैं सीके नायडू अवार्ड, ठीक है। सीके नायडू जी के सम्मान में दिया जाता है, 25 लाख की इसकी पुरस्कार राशि होती है। तेज तो नहीं पढ़ा रहा हूँ, फास्ट में तो नहीं चल रहा हूँ ज्यादा, ठीक है। अगर आपको फास्ट लग रहा हो थोड़ा सा स्पीड स्लो कर लेना, ठीक है, क्योंकि वीडियो लंबी है, 100 क्वेश्चन है, तो थोड़ा अगर अभी इधर एवरेज बना कर चलेंगे ना तो इधर लास्ट में थोड़ा आराम रहेगा हमारे लिए, नहीं तो लास्ट में वो बनना पड़ेगा, हार्दिक पांड्या। चलो खैर, बाकी भी अवार्ड हैं ये, जैसे बीसीसीआई के जो दिए गए हैं उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। दो बड़े भले ध्यान रख लेना, बेस्ट इंटरनेशनल क्रिकेटर जसप्रीत बुमराह, बेस्ट इंटरनेशनल क्रिकेटर विमेंस में स्मृति मंदाना। अगला, हाल ही में कहाँ के माउंट तारानाकी को वहां की संसद के द्वारा एक व्यक्ति के रूप में मान्यता दी गई। माउंट तारानाकी एक पर्वत है, उसको एक व्यक्ति की मान्यता मिली है, एक नागरिकता मिली है, जिससे उसको संरक्षण किया जा सके, उन सभी अधिकारों को भी मिल सके जो किसी एक नागरिक को मिलता है। ऐसा किया है न्यूजीलैंड ने। न्यूजीलैंड ने माउंट तारानाकी को देखिए इसको एक ह्यूमन राइट देने के लिए नागरिकता ही दे दी, ठीक है ना। तो ये मान्यता है कि माओरी लोगों के खिलाफ ऐतिहासिक गलतियों को दूर करने के लिए सरकार ने समझौता किया है। तो इसका और भी नाम है, जैसे ते, काह्यू, तपुआ है, लोकल लोगों के द्वारा कहा जाता है जो। खैर, न्यूजीलैंड आप जानते हो जीलैंडिया महाद्वीप में पड़ने लगा है अब। जीलैंडिया एक 8वां महाद्वीप के रूप में है नया, पहले तो ऑस्ट्रेलिया में आता था। किस कंपनी के द्वारा भारत का पहला हाइड्रोजन ट्रांसपोर्ट पाइप विकसित किया गया। हाइड्रोजन ट्रांसपोर्ट पाइप इसको विकसित किया है किसने? टाटा, टाटा पावर ने, ठीक है ना। टाटा, टाटा स्टील ने, सॉरी, टाटा स्टील ने इसको डेवलप किया है। टाटा स्टील भी ये ऑप्शन में है, ये ऑप्शन देखो, टाटा स्टील अनवील्स इंडियाज फर्स्ट हाइड्रोजन ट्रांसपोर्ट पाइप, ठीक है। तो ये विकसित किया गया है जो हाइड्रोजन गैस को ट्रांसपोर्ट कर सकेगा। फ्यूचरफुल है हाइड्रोजन भाई, आने वाले समय में हाइड्रोजन का यूज होने वाला है, तो हाइड्रोजन को ट्रांसपोर्ट एक जगह से दूसरी जगह किया जा सके, ऐसी पाइप विकसित की है, पाइपलाइन, ठीक है, टाटा स्टील। आईसीसी अंडर 19 महिला टी20 विश्व कप किसने जीत लिया भाई? आईसीसी का अंडर 19 महिला विश्व कप, इसकी विजेता बन गई है भारत, ठीक है। तो भारतीय महिला टीम ने अंडर 19 में महिलाओं की टीम ने जीत लिया है आईसीसी का टी20 वर्ल्ड कप, निकी प्रसाद की कप्तानी में। किसको हरा करके भाई? साउथ अफ्रीका को हराकर। साउथ अफ्रीका वाले ना लास्ट में जाके हारते हैं फाइनल में, ठीक है। अब देखना होगा कल वाले मैच में क्या होता है, आज वाले में क्या होता है। खैर, जी तीसरा प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट है। आज साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड का मैच आ रहा है जब मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है। मैच नहीं देख रहा हूँ, और न्यूजीलैंड ने काफी जबरदस्त 364 के आसपास रन बना दिया है, इतिहास का सबसे बड़ा स्कोर खड़ा कर दिया है आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का। अब देखते हैं साउथ अफ्रीका वाले पार कर पाते हैं कि नहीं। साउथ अफ्रीका वाले कहते होंगे यार आईसीसी वाले इवेंट में सारा मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है बार बार। चलिए खैर, भारतीय रेलवे ने निर्बाध यात्रा के लिए हाल ही में कौन सा ऐप लॉन्च किया? भारतीय रेलवे ने निर्बाध यात्रा के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है, बताइए। तो इसको लॉन्च किया है किसने? स्वरेल नाम से सुपर ऐप लॉन्च किया है। सुपर ऐप है, सुपर ऐप मतलब इसमें रेलवे की सारी सेवाएं होंगी, टिकट बुकिंग से लेकर के ऑनलाइन फूड ऑर्डर से लेकर के जो भी चीज़ें वहाँ पर होंगी ट्रेन के दौरान, यात्रा के दौरान जो भी ज़रूरतें पड़ती है, हर चीज़ के लिए ये काम करेगा सुपर ऐप के रूप में। नाम होगा स्वरेल, ठीक है। तो एक ही प्लेटफॉर्म प्रदान करना, सारी चीज़ें सुविधाएं इसमें होगी। अगला, भारत और किस देश के बीच संयुक्त अभ्यास एक्स एक्वेरियन शुरू हुआ? तो एक्स एक्वेरियन, एक्वेरियन मतलब दोस्ती, और दोस्ती किसके किसके बीच में? भारत और मालदीव के बीच में, ठीक है, मालदीव और भारत के बीच में। तो वैसे दोस्ती एक्सरसाइज दोस्ती भी हम लोग भारत, मालदीव और श्रीलंका के बीच करते हैं। तो एक्स एक्वेरियन जो है 2 से 15 फरवरी के बीच में 13वां संस्करण इसका है, और 2009 से इसकी शुरुआत हुई थी। अगला, भारतीय अमेरिकी संगीतकार ने बेस्ट न्यू एज एम्बियंट श्रेणी में ग्रैमी अवार्ड जीता है। भारतीय अमेरिकी संगीतकार, ठीक है, भारतीय मूल की अमेरिकी। नाम क्या है इनका? इनका नाम है चंद्रिका टंडन।
चंद्रिका टंडन ने ये जीता हुआ है। देखिए ग्रैमी का 2025 इंडियन अमेरिकन म्यूजिशियन एंड एंटरप्रेन्योर चंद्रिका टंडन बैग्स द बेस्ट न्यू एज एल्बम अवार्ड। तो ये जीती हुई हैं, त्रिवेणी नाम का इनका एल्बम है, उसके लिए जीती हुई हैं। अच्छा, ग्रैमी की बात की जा रही। ग्रैमी आप जानते हो संगीत के क्षेत्र का दुनिया का सबसे बड़ा अवार्ड है। संगीत के क्षेत्र का सबसे बड़ा अवार्ड, सिनेमा के क्षेत्र का ऑस्कर होता है, एकेडमी जिसे कहते हैं, ये ग्रैमी। खैर, इसमें अगर पूछा जाए कि बताओ सबसे बेस्ट वो एल्बम किसे मिला है अवार्ड, तो बियॉन्से को मिला है बेस्ट कंट्री एल्बम के लिए, कॉबॉय कार्टर के लिए, ठीक है, कॉबॉय कार्टर। और ये देखो पूरी लिस्ट है, जो कि एल्बम ऑफ द ईयर कॉबॉय कार्टर बियॉन्से को मिला है, ये सिंगर हैं बियॉन्से। इसके अलावा रिकॉर्ड ऑफ द ईयर कैड्रिक लेमार को मिला है नॉट लाइक अस के लिए, और सॉन्ग ऑफ द ईयर चुना गया है केंड्रिक लेमार के ही नॉट लाइक अस के लिए। बेस्ट न्यू आर्टिस्ट ये सब पूछा नहीं जाएगा, बेस्ट पॉपुलर नहीं पूछा जाएगा, बेस्ट कंट्री एल्बम पूछा जा सकता है, तो बियॉन्से का कॉबॉय कार्टर। ठीक है जी, चलिए अगला। कितने देशों की स्वीकृति के साथ अंतरराष्ट्रीय बिग कैट अलायंस को आधिकारिक रूप से एक अंतर सरकारी संगठन के रूप में मान्यता दी गई? तो अभी हाल ही में 5 देश शामिल आए हैं, साथ आए हैं, सामने आए हैं, और कहे हैं अंतरराष्ट्रीय बिग कैट अलायंस को ऑफिशियल रूप से एक अंतर सरकारी संगठन के रूप में मान्यता देंगे। ठीक है ना, तो एक संधि की गई है अंतर सरकारी संगठन के लिए, भारत नेतृत्व में अपने ये कर रहा है। तो 5 देश कौन कौन से हैं? भारत, निकारागुआ, इस्वातिनी, सोमालिया और लाइबेरिया। बिग कैट अलायंस क्या है इसको समझो। बड़ी बिल्ली। बड़ी बिल्ली क्या? जो बिल्ली के ही प्रजातियों में बड़ा आकार में होती है उन्हें बिग कैट कहते हैं। बिग कैट में जैसे शेर हो गया आपका, टाइगर हो गया, ठीक है ना, चीता हो गया, इसके अलावा आपका तेंदुआ हो गया, ठीक है, जैगुआर हो गया, ये सभी जो है बिग कैट में गिनती होती है इनकी। तो 7 प्रमुख ऐसे बिग कैट्स हैं, इनके लिए एक अंतरराष्ट्रीय बिग कैट अलायंस बनाया गया है इनके संरक्षण के लिए। तो 150 करोड़ का अभी शुरुआती दौर पे बजट रखा गया है। इंटरेस्ट दिखा रहे हैं 27 देश, लेकिन अभी स्वीकृति मिली है 5 देशों की। अगला, हाल ही में किस देश ने मिचिबिकी 6 उपग्रह लॉन्च किया? मिचिबिकी कौन लॉन्च कर सकता है बताओ? मिचिबिकी यही लॉन्च करेंगे, जापान वाले, है ना। तो मिचिबिकी 6 उपग्रह ये लॉन्च किए हैं, जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी यानी जक्सा के द्वारा लॉन्च किए हैं। जक्सा इनकी जापान की इसरो है, समझ लो, ठीक है, जैसे अपने यहाँ इसरो है ऐसे वहाँ जक्सा है। 19 मीटर का 1.9 टन का उपग्रह का वजन है, और H3 रॉकेट से ये लॉन्च किए हुए हैं। विश्व पिकल बॉल लीग का खिताब किसने जीत लिया? वर्ल्ड पिकल बॉल लीग, इसको जीत लिया है किसने? इसको जीत लिया है किसने? बेंगलुरु जवान की टीम ने। बेंगलुरु जवान की टीम जो है ये जीती हुई है, और उप विजेता रही है किसे? पुणे यूनाइटेड। 3-1 से हराया है पुणे यूनाइटेड को। 24 जनवरी से 2 फरवरी के बीच में हुआ पिकल बॉल का ये था, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है उतना खास। किस राज्य में भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो भाई महाराष्ट्र में स्थापित होने जा रहा है भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंस्टीट्यूट, ठीक है, यूनिवर्सिटी, एआई यूनिवर्सिटी टू बी सेटअप इन द महाराष्ट्र, ठीक है। तो एआई पर इसमें स्टडी प्रोवाइड की जाएगी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर। अगला, एक और जरूरी बात, अपनी ई बुक आई हुई है, जनवरी को हो या फरवरी को हो, अब तो फरवरी की भी आ चुकी है, यहाँ जनवरी का लगा हुआ है, फरवरी का ई बुक आ चुका है, इसको जाकर के आप ले सकते हो। इसके अलावा अपनी जो बुक है अभी भी लिमिटेड स्टॉक है, कुछ ही बची हुई हैं, उनको आप ऑर्डर कीजिए। और बुक जो 2024 का है हार्ड कॉपी में, जिनको पढ़ने का इंटरेस्ट है वो उसको लेकर के पढ़ सकते हैं, अमेजन फ्लिपकार्ट पर अवेलेबल है, आप जाकर ले सकते हो। अगला, हाल ही में किसको एक होर अश्वत्थामा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? एक होर अश्वत्थामा, तो एक होर अश्वत्थामा के लिए मिला गया है चमन अरोड़ा को। चमन अरोड़ा जी अब तो स्वर्गीय हो चुके हैं, चमन अरोड़ा। तो देखिए चमन अरोड़ा जो है चूज फॉर साहित्य अकादमी अवार्ड, ये अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन इनको ये अवार्ड मिला हुआ है, स्वर्गीय चमन अरोड़ा। तो डोगरी में उनकी पुस्तक है एक होर अश्वत्थामा। डोगरी एक लैंग्वेज है ना, डोगरी, बोडो, संथाली, ठीक है, ये आप सुने भी थे, से मिला था 22 भाषाओं का दर्जा उसमें शामिल किया गया था। तो 1 लाख का नगद पुरस्कार उनको मिला। भारत के पहले सफेद बाघ प्रजनन केंद्र को स्थापित करने की मंजूरी मिली किस राज्य में भाई बताओ? भारत का पहला सफेद बाघ प्रजनन केंद्र कहाँ पर खोला गया है? हिंट बताऊं, हिंट दूं? भारत का सबसे ज्यादा बाघ वहीं पाया जाता है, चीता भी वहीं पाए जाते हैं। तो बताओ कौन सा है वो राज्य, टाइगर स्टेट के नाम से जिसे जाना जाता है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश, तो यहाँ पे सफेद बाघ प्रजनन केंद्र है, सफेद बाघों के लिए, व्हाइट टाइगर्स के लिए, ठीक है ना। प्रजनन केंद्र है गोविंदगढ़, रीवा जिला, मध्य प्रदेश में।
अगला, कौन सा देश एआई उपकरणों के खिलाफ कानून पेश करने वाला पहला देश बनेगा? एआई डिवाइसेस के खिलाफ कानून पेश करेगा, कौन करेगा? तो ये करेगा ब्रिटेन या यूके, ठीक है, यूके, यूनाइटेड किंगडम। तो इसने क्या कहा है कि जो एआई डिवाइसेस है ना, जो आज के टाइम पर बहुत ज़्यादा ऐसी एक्टिविटीज़ में जो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ हैं उसमें यूज़ किए जा रहे हैं, तो ऐसी डिवाइसेस पर बैन लगाया जाएगा। ऐसी डिवाइसेस कोई बना ना पाए, ठीक है, उस पर भी बैन लगाया जाएगा। तो 5 साल तक की सजा का भी प्रावधान प्रावधान किया हुआ है कानून तोड़ने पर। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मना मित्र नामक एक व्हाट्सएप गवर्नेंस पहल शुरू की? मना मित्र, मेरे मित्र, मना मित्र कहाँ हो सकता है बताओ? कहाँ की लैंग्वेज हो सकती है मना मित्र? तो ये हो सकता है आपका आंध्र प्रदेश का, ठीक है ना। तो आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट ने मना मित्र नाम से एक व्हाट्सएप गवर्नेंस पहल शुरू की। व्हाट्सएप गवर्नेंस मतलब व्हाट्सएप के जरिए गवर्नेंस सुविधाएं प्रोवाइड करना, ठीक है। अगर आपको कोई योजना के बारे में नहीं पता है, अगर आपको कोई चीज़, कोई डॉक्यूमेंट्स कैसे बनवाना है, क्या बनवाना है नहीं पता है, तो वो यहाँ पर हेल्प मिलेगी इस व्हाट्सएप सेवाओं के जरिए। 161 सरकारी सेवाओं तक व्हाट्सएप की पहुंच रहेगी, ठीक है ना। तो हर कोई नागरिक को मिलेगा। अगला, हाल ही में मिली जानकारी के अनुसार कौन सा देश विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल निर्माता बन गया है? विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल मैन्युफैक्चरर कंट्री, तो ये इंडिया है भाई। सबसे नंबर 1 पर बताने की जरूरत नहीं है, चाइना फर्स्ट पर, और सेकंड पर है अपना पारा भारत, ठीक है। चलिए, तो 300 से अधिक मोबाइल विनिर्माण इकाइयां अब चालू हो गई हैं जो मोबाइल को मैन्युफैक्चर कर रही हैं इंडिया में। 99.2% मोबाइल फ़ोन ऐसे हैं इंडिया में जो बिकते हैं, वो इंडिया में ही मैन्युफैक्चर हो रहे हैं आज के टाइम पर, ठीक है ना। चलिए, 2014 में 2 थी, अब कितनी है? 300। फरवरी 2025 में यूएस के बाद किस और देश ने विश्व स्वास्थ्य संगठन से बाहर होने की घोषणा की? बताओ, यूएस के बाद और एक देश ने बाहर होने की घोषणा की। यूएस तो बाहर हो गया है, एक और देश बाहर हो रहा है, कौन है भाई? अर्जेंटीना। अर्जेंटीना में जेवियर माइली हैं। जेवियर माइली को ट्रम्प का वो कहा जाता है, ये फोटोकॉपी है ट्रम्प की तरह ही, है ना। ये भी बड़े बड़े बाल खाते हैं। तो जेवियर माइली जो है, इन्होंने कहा कि हम भी डब्ल्यूएचओ से बाहर चलेंगे। डब्ल्यूएचओ कुछ नहीं रखा है, डब्ल्यूएचओ से बाहर होंगे, ठीक है। आने वाले दिनों में आपको और भी देश बाहर होते नजर आ सकते हैं अमेरिका का इन्फ्लुएंस देख करके। खैर, अमेरिका बाहर हो गया। डब्ल्यूएचओ यानी विश्व हेल्थ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन 7 अप्रैल 1948 को स्थापना हुई थी, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? जिनेवा में। और टेड्रोस एधनोम गैब्रियस ये हैं इसके अध्यक्ष। अगला, तो अपनी ये किताब है, वार्षिकांक है, चैप्टर वाइज इसमें प्रश्नोत्तर माध्यम है, 5000 प्लस प्रश्नोत्तर और वन लाइनर दिए गए हैं। इसको आप ऑर्डर कर सकते हो, ब्रह्मास्त्र है ये। इसके बाहर से करंट अफेयर नहीं पूछा जाएगा। अगर 2024 का पूछा गया तो इससे बाहर से एक भी क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेगा। इस बुक को आप ऑर्डर कर सकते हैं। और यह कैसे करना है ऑर्डर, यहाँ पर व्यू प्रोडक्ट बनकर आ रहा होगा, वहाँ से चाहे कर लो, चाहे अमेजन फ्लिपकार्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से कर लो। कुछ इस प्रकार से कंटेंट है, ठीक है। मिसेज वर्ड 2025 का खिताब किसने जीता है? मिसेज वर्ड, मिस वर्ड नहीं है ये, मिसेज वर्ड है। मिसेज वर्ड जो है शादीशुदा जो महिलाएं होती हैं उनके लिए। तो इसको किसने जीत लिया है? इसको जीत लिया है इस बार किसने? तेसेगो गलई ने। तेसेगो गलई जो है ये बन गए हैं चौथी 40वीं ये मिस वर्ड जीत, मिसेज वर्ड जीतने वाली पहली अश्वेत बनी है, पहली अश्वेत महिला बनी है, दक्षिण अफ्रीका की ये रहने वाली है, और बन गई हैं मिसेज वर्ड, ठीक है जी। चलिए अगला, 87वां टाटा स्टील शतरंज मास्टर का खिताब किसने जीता? टाटा स्टील शतरंज मास्टर्स, इसको जीत लिया है किसने? इसको जीत लिया है भाई किसने? आर प्रज्ञानंदन ने। आर प्रज्ञानंदन ये आपको दिख रहे हैं। दूसरे स्थान पर ये डी गुकेश आपको दिख रहे हैं, डी गुकेश हैं ये, डी गुकेश हैं, ये आर प्रज्ञानंदन है। तो पहला दूसरा दोनों ही अपना ही इंडिया का था, ठीक है ना। टाटा स्टील मास्टर्स नाम सोच करके ये मत सोचो कि ये इंडिया में ही होता है। इसमें वर्ल्ड लेवल के चैंपियंस आते हैं, वर्ल्ड के चेस के जो खिलाड़ी होते हैं दमदार वो आते हैं। 87वां संस्करण है, नीदरलैंड के विक्स आंजी शहर में हुआ था, नीदरलैंड में आयोजन हुआ था। जीता 2 भारतीयों ने, ठीक है। तो विश्वनाथन आनंद के बाद टाटा स्टील शतरंज खिताब का जीतने वाले ये दूसरे भारतीय भी बन गए हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। चलिए, विश्वनाथन आनंद इससे पहले 5 बार जीत चुके हैं। अभी कुछ दिन पहले जब चैंपियनशिप हुआ था, वर्ल्ड चैंपियनशिप चेस का, तो उसको डी गुकेश ने जीता था। ये भी दूसरे भारतीय बने थे वर्ल्ड चेस चैंपियन बनने वाले। हाल ही में किस आईआईटी संस्थान ने भारत का पहला कैंसर जीनोम एटलस पेश किया? कैंसर जीनोम एटलस,
तो कैंसर जीनोम एटलस इसको पेश किया है आईआईटी मद्रास के रिसर्चर्स ने। ठीक है, आईआईटी मद्रास के रिसर्चर्स ने ये कैंसर जीनोम पेश किया है। अच्छा, आईआईटी मद्रास की ही मदद से रेलवे ने हाइपरलूप ट्रैक का टेस्टिंग किया है। इस पर भी मैंने आपको वीडियो दी थी, याद रखना वो भी। तो आईआईटी मद्रास क्या कर रहा है, 480 स्तन कैंसर रोगियों के 960 संपूर्ण एक्सेस अनुक्रमों के साथ भारत कैंसर जीनोम एटलस या कहें बीसीजीए लॉन्च किया है। ओके, चलिए अगला। दिल्ली में मतदाताओं का उत्साह बढ़ाने के लिए चुनाव आयोग ने कौन सी पहल शुरू की? वोटर्स के लिए अभी आपने देखा दिल्ली विधानसभा चुनाव हुआ था, तो हुआ था चंद्रयान से चुनाव तक, चंद्रयान से चुनाव तक। तो ये एक चंद्रयान और गगनयान मॉडल इसमें दिए गए थे और ये पहल शुरू की गई थी जिससे वोटर अट्रैक्ट हो सके। बीआरआई सौदे से बाहर निकलने के लिए पहला लैटिन अमेरिकी देश कौन बन गया? पनामा जो है किस देश के बीआरआई सौदे से बाहर हुआ है? बीआरआई मॉडल बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव किसका है? चाइना का है। फटाक से लगाओ आंसर, आगे बढ़ो। चाइना के बीआरआई मॉडल से बाहर हो गया पनामा, किसके डर से? अमेरिका के डर से। ट्रम्प इफेक्ट ये सब है। ट्रम्प इफेक्ट का मैंने एक पेज भी बना करके आपको दिया था, ठीक है। और ट्रम्प इफेक्ट का इतना इफेक्ट है कि मतलब बहुत चीजें पूरा पूरा पॉलिसी ही बदल गई देश दुनिया की। अभी तो पूरा पूरा रूस के सपोर्ट में आ गए हैं। खैर, बीआरआई मॉडल से ये बाहर होंगे। जोस राउल मोलिनो जो कि यहाँ के राष्ट्रपति हैं, इन्होंने ये घोषणा की है। हाल ही में कोलकाता में पूर्वी सेना मुख्यालय फोर्ट विलियम का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो फोर्ट विलियम का नाम बदल करके कोलकाता में अब रखा जाएगा क्या नाम? इसका नाम रखा जाएगा विजय दुर्ग। विजय दुर्ग रखा जाएगा, ठीक है। कुछ और भी नाम बदले गए हैं जैसे मानेकशॉ हाउस, शिवाजी गेट, ये सब भी बदले गए हैं, ठीक है। खैर, फोर्ट विलियम का नाम अब विजय दुर्ग होगा कोलकाता में जो था। कोलकाता में ग्लोबल बंगाल बिजनेस समिट का कौन-सा संस्करण हुआ अभी? तो ग्लोबल बिजनेस बंगाल समिट का ये 8वां संस्करण था। 8वां संस्करण था जो अभी ममता बनर्जी जी के नेतृत्व में हुआ। इन्वेस्टर समिट था ये भी, जैसे अन्य राज्य कर रहे हैं ना ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए अपने राज्य में, तो वैसे ही यहाँ पर भी हुआ। ठीक है, तो 5 से 6 फरवरी को हुआ था। अगला, हाल ही में किस पूर्वोत्तर राज्य का पीएम श्री गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल ग्रीन स्कूल रेटिंग प्राप्त करने वाला एकमात्र शैक्षणिक संस्थान बना? किस पूर्वोत्तर राज्य में एकमात्र ऐसा शैक्षणिक संस्थान बन गया है जो ग्रीन स्कूल रेटिंग प्राप्त किया है? तो आप बताओगे सिक्किम में ऐसा स्कूल है। कहाँ पर है? सिक्किम में है। सिक्किम का पीएम श्री गवर्नमेंट स्कूल नामची बिकम्स द नॉर्थ ईस्ट ओनली ग्रीन ग्रीन रेटेड स्कूल। ग्रीन स्कूल का दर्जा ये विज्ञान और पर्यावरण केंद्र के द्वारा मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है। ग्रीन कार्निवाल और ग्रीन पुरस्कार समारोह में हर साल दिया जाता है। और देखो 2024-25 के लिए केवल 150 स्कूल को ग्रीन स्कूल का दर्जा मिला है, जिनमें से इकलौता पूर्वोत्तर भारत का राज्य का ये इकलौता स्कूल है। डंकी मार्ग से संयुक्त राज्य अमेरिका जाने वाले कितने भारतीयों को ट्रंप सरकार ने पहले चक्कर में निर्वासित किया? तो आपको पता होगा ना, हथकड़ी वगैरह लगा के भारतीय भेजे गए थे, जो डंकी रूट से गए हुए थे, इलीगल इमिग्रेंट थे, उनको अमेरिका ने सेना के विमान से भेजा है वापस, C-17 ग्लोब मास्टर से। तो पहले चक्कर में 104 लोगों को भेजा गया, उसके बाद धीरे धीरे 18,000 लोगों को भेजना है उसको। 18,000 लोग आएंगे, ठीक है। तो इस पर मैंने आपको वीडियो दी थी कि काफी इंसल्ट हुई थी इंडिया की, है ना। तो कुछ इस प्रकार से बेड़िया वगैरह बांध करके भेजे जा रहे थे, काफी मतलब बेइज्जती टाइप हुई। वही मतलब रूस के चाइना के बाद में भेजे जब इनलीगल इमिग्रेंट, तो उनको नागरिक विमानों से भेजा गया। अब पता नहीं कहाँ चल रहा था ट्रंप के दिमाग में। खैर, 104 भारतीयों को भेजा गया है। ट्रंप इफेक्ट में ये भी जोड़ लो। हाल ही में हुए दिल्ली विधानसभा चुनाव में किस पार्टी ने जीत हासिल की? तो दिल्ली विधानसभा चुनाव हुआ, इसमें बीजेपी पार्टी ने जीत दर्ज की, भारतीय जनता पार्टी ने। उप विजेता या कहें हारने वाली पार्टी रही आम आदमी पार्टी। तो ये रिजल्ट्स रहे। 70 विधानसभा की सीटें हैं, 70 में से जो बहुमत 36 लाता उसका सरकार बनता। तो यहाँ बीजेपी की आई 48 सीटें, ऐतिहासिक। आम आदमी पार्टी की 22 सीटें रहीं, पिछली बार से 40 सीटें कम हो गई इसकी, और इनकी पिछली बार से 40 सीटें बढ़ गई, ठीक है। अगर हम लोग पिछली बार की स्थिति देखें तो 62 सीट पर थी आम आदमी पार्टी, केवल 8 सीट पर थी बीजेपी, लेकिन इस बार 8 से 48 हो गई, 62 से 22 हो गई। और कांग्रेस तब भी जीरो थी, अब भी जीरो है, आगे भी जीरो रहेगी। खैर, आगे बढ़ते। बुरा मन न माना करो यार, मजा लेते हैं इंटरेस्ट में क्लास, बुरा न माना करो। खैर, चलते हैं। 259 करोड़ रुपए की संपत्ति के साथ सबसे अमीर विधायक कौन थे इस चुनाव में? तो बीजेपी के करनैल सिंह, ठीक है। सबसे ज्यादा पैसा तो यही लिए हैं इलेक्टोरल बॉन्ड लेकर, बीजेपी वाले ही। उमंग बजाज दिल्ली के चुनाव में सबसे युवा विधायक बने हैं, इनकी उम्र 31 साल है। तो दिल्ली विधानसभा चुनाव की रिजल्ट्स रहे हैं। और
दिल्ली विधानसभा में मुख्यमंत्री कौन बनाया गया है? रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री बनी है, ठीक है। और इसके बाद ये वहाँ के विजेंद्र गुप्ता जो हैं वो विधानसभा के स्पीकर बने हैं। ये दोनों भी नाम याद रखना, ठीक है। प्रवेश वर्मा बने हैं उप मुख्यमंत्री। क्रिटिक चॉइस अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किस फिल्म ने जीता है? क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड में, अच्छा ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, एनोरा ने यहाँ क्रिटिक चॉइस अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड जीता। एनोरा ने ही यहाँ ऑस्कर भी जीत लिया है भाई। ऑस्कर वाला क्वेश्चन इस वाले वीडियो में तो नहीं है, क्योंकि वो मार्च में हुआ, अभी कल हुआ, कल परसों में। लेकिन ये भी ध्यान रखना, ऑस्कर भी इसने जीत लिया है। तो क्रिटिक चॉइस अवार्ड भी जीता और ऑस्कर भी जीता एनोरा फिल्म ने, ठीक है। तो खैर 30वां ये संस्करण था क्रिटिक चॉइस अवार्ड का। एंड्रियन ब्रॉडी ये ब्रूटलिस्ट के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता चुने गए। लो भाई, ऑस्कर वाले बड़ा कॉपी करते हैं, मतलब तुम्हें कॉपी करना रहता है तो क्यों अलग से इवेंट कराते हो? हर बार देखो, जो क्रिटिक चॉइस वाले देते हैं वही उठा के ये भी दे देते हैं। कभी कभी तो बाफ्टा वाले, क्रिटिक चॉइस वाले और ऑस्कर वाले तीनों का एक ही रहता है। जैसे अभी ओपेनहाइमर आए थे ना पिछली बार का, तो ओपेनहाइमर को सारे अवार्ड मिल गए थे, चाहे बाफ्टा हो, चाहे क्रिटिक चॉइस हो, चाहे ये ऑस्कर हो, सब। तो एंड्रियन ब्रॉडी ये भी ऑस्कर पाए हैं, ऑस्कर में बेस्ट बेस्ट एक्टर का ये भी पाए हुए हैं। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री डेमी मूर पाई हैं, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक जॉन एम चू पाए हैं, ठीक है। शोगुन सर्वश्रेष्ठ ड्रामा सीरीज सहित 4 पुरस्कारों के साथ शीर्ष पर रहा है। जॉन एम चू का भी नाम याद रखना। किस राज्य में उत्तर भारत के पहले हरित हाइड्रोजन संयंत्र की आधारशिला रखी गई? उत्तर भारत का, नॉर्थ ईस्ट का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट, ये कहाँ पर आधारशिला रखा गया है? तो हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश एक्चुअली में ग्रीन स्टेट, फर्स्ट ग्रीन स्टेट ऑफ इंडिया बनना चाहता है, भारत का पहला ग्रीन राज्य का दर्जा वाला राज्य बनना चाहता है। तो इसने लक्ष्य भी रखा है। लक्ष्य पहले 2025 तक था, बढ़ा करके मार्च 2026 तक कर दिए हैं कि देश का पहला ग्रीन राज्य बनेंगे ये। तो ऑयल इंडिया लिमिटेड के सहयोग से ये 1 मेगावाट क्षमता वाले 9 करोड़ रुपए खर्च करके सोलन जिले के दभोटा में स्थापित किए हैं भारत का पहला हरित हाइड्रोजन संयंत्र, ठीक है, हिमाचल प्रदेश में। नवाब सलाम को किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया? नवाब सलाम, इनके बारे में मैंने आपको बताया था। नवाब सलाम लेबनान के प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं। एक्चुअली में हिजबुल्लाह के जाने के बाद घोषित कर दिया गया था, लेकिन प्रॉपर तरीके से अभी मंजूरी मिलकर के, पुष्टि होकर के अपने पद पर बैठे हैं अब, ठीक है। तो गतिरोध समाप्त करने के लिए 2022 के बाद पहली सरकार बनी है लेबनान में। नवाब सलाम होंगे प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति होंगे जोसेफ ऑन, ठीक। उड़ीसा राज्य सरकार ने BBBP योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत निम्न में से किस पहल को लागू किया? तो इसको इन्होंने अभी ये तीनों योजनाएं शुरू की हैं, स्वर्णा कालिका, मोक गिल्हा जिया और निर्भया कढ़ी। और एक और योजना, एक दो शुरू किए हैं, वीरांगना योजना, ठीक है। निर्भया कढ़ी, मोक गिल्हा, कल्पना अभियान, स्वर्णा कालिका, वीरांगना, ये सब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत है, उसी को बढ़ावा देने। 24 फरवरी 2025 को दुनिया के सबसे बड़े झूमर महोत्सव की मेजबानी कौन करेगा? झूमर महोत्सव बहुत बड़े रूप में आयोजित किया गया, असम ने इसका आयोजन किया और इसमें 8,600 से ज्यादा नर्तक शामिल रहे, ठीक है। ध्यान रखना, झूमुर या झुमोइर, झुमोइर ही से पढ़ा जाता है, झुमोइर, ठीक है। झुमोइर महोत्सव होता है असम में। घूमर होता है राजस्थान में, घूमर, घा घा, घूमर होता है राजस्थान में, ठीक है। और झूमर होता है झारखंड में, झारखंड में, ठीक है। झुमोइर होता है असम में, याद रहेगा, कंफ्यूजन वाला है, ध्यान रखना। असम के बिहू प्रदर्शन का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है। झूमर महोत्सव, झूमर नहीं घूमर है, घूमर महोत्सव राजस्थान में। अगला, 19वें अंतर्राष्ट्रीय CSR सम्मेलन में गोल्डन पिकॉक अवार्ड किसने जीता? 19वें अंतर्राष्ट्रीय CSR सम्मेलन में गोल्डन पिकॉक जीत लिया है किसने? किसने जीत लिया भाई? CIL ने, कोल इंडिया लिमिटेड ने जीता हुआ है। देखिए, कोल इंडिया लिमिटेड ने ये ऑनर जीता हुआ है। तो इनके चेयरमैन है PM प्रसाद और वह ये अवार्ड रिसीव किए हैं। CIL वैसे एक महारत्न कंपनी है, स्थापना इसकी हुई थी 1975 में, कोलकाता में हेडक्वार्टर है, PM प्रसाद इसके अध्यक्ष हैं। क्लियर है ना? चलिए अगला, लंबित नहीं जा रही क्लास, लंबित नहीं जा रही है, एक ही में सब खत्म कर देंगे ना, 100 क्वेश्चन है, बार बार करके एक दो बार में देख लेना, और लेकिन पूरा फरवरी मंथ का एक ही झटके में, वन शॉट में खत्म हो जाएगा आपका।
11 फरवरी को भारत के प्रधानमंत्री मोदी किस देश की यात्रा पर गए? तो पीएम मोदी 11 फरवरी को कहां पर गए थे भाई? फ्रांस और अमेरिका की यात्रा किए थे, है ना। पहले फ्रांस गए, इमैनुअल मैक्रोन से मिले, उसके बाद ये अमेरिका गए और डोनाल्ड ट्रंप से मिले। तो यहाँ पर देखो ये अमेरिका और फ्रांस की यात्रा पर गए, ठीक है। तो यहाँ 12-13 को ये यूएस विजिट पर थे। तो 11 से 13 फरवरी के बीच में इनका यात्रा रहा। 11-12 को ये फ्रांस में, उसके बाद फिर ये गए ट्रंप से मुलाकात के लिए। साइक्लोन, साइक्लोन अभ्यास भारतीय सेना ने किसके साथ किया? तो ये आपको रिवीजन करवाता रहता हूँ टेबल में। तो भारत और मिस्र के बीच में हुआ, ठीक है, इजिप्ट के बीच में साइक्लोन नाम का एक्सरसाइज हुआ है। तो तीसरा संस्करण था, 2023 से शुरुआत हुई है और 14 दिवसीय अभ्यास था। किस भारतीय खिलाड़ी ने ओडीआई क्रिकेट में दुनिया के दूसरे सबसे ज्यादा छक्के लगाने का रिकॉर्ड बनाया? दूसरा सबसे ज्यादा छक्का लगाने का रिकॉर्ड बन गया है भाई रोहित शर्मा के नाम। रोहित शर्मा जो है ये सेकंड मोस्ट सिक्स हिटर हो गए हैं ओडीआई में। सबसे ज्यादा शाहिद अफरीदी के नाम है 351 छक्के। रोहित शर्मा दूसरे पर है 338 छक्के के साथ। तीसरे पर क्रिस गेल है, ठीक है, तीसरे पर है क्रिस गेल। रोहित शर्मा सलामी बल्लेबाज के रूप में भारत के लिए 15,404 रन बनाकर सचिन तेंदुलकर के 15,335 रन के पीछे छोड़ा। मतलब सलामी बल्लेबाज मतलब जान रहे हो, ओपनिंग वाले। हाल ही में जारी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक करप्शन परसेप्शन इंडेक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है आपसे। तो इसमें भारत कौन से स्थान पे है? तो भारत आ गया है 96वें स्थान पर करप्शन परसेप्शन में। देखिए इंडिया रैंक 96 आउट ऑफ 180। तो करप्शन परसेप्शन में हम लोग हैं 96वें स्थान पर 38 के स्कोर के साथ। पहले पर डेनमार्क है, दूसरे पर फिनलैंड है, तीसरे पर है सिंगापुर, ठीक है। दक्षिण सूडान, सोमालिया, वेनेजुएला, सीरिया सबसे भ्रष्ट देशों में है। अगला, हाल ही में विश्व सरकार शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया जाता है? तो विश्व सरकार शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाता है भाई? कहाँ किया गया? कहाँ किया गया? वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट तो दुबई में किया गया। कहाँ पर? दुबई में, यूएई में किया गया वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट। ओके, 11 से 14 फरवरी को 12वां संस्करण था, शेपिंग द गवर्नमेंट ऑफ फ्यूचर हुआ। अगला, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत किस स्थान पर है भाई? फरवरी वाला जो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स है उसमें भारत किस स्थान पर है? तो भारत आ गया 80वें पर, ठीक है। अभी जनवरी वाले में 85वें पर था, 85वें पर था, और अब 85वें से आ गया है 80वें पर, ठीक है, फरवरी में। ये बात ध्यान रखना, ये हर दूसरे तीसरे महीने अब जारी कर रहे हैं। पहले 6-6 महीने में जारी करते थे, अब हर महीने दूसरे महीने में जारी करने लगे हैं। तो खैर, सिंगापुर का पासपोर्ट दुनिया का सबसे पावरफुल पासपोर्ट बना हुआ है। 193 वीजा फ्री एक्सेस के साथ भारत के पास 62 देशों का वीजा फ्री एक्सेस है। जनवरी 2025 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का खिताब किसने जीता? जनवरी मंथ का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ इसको जीत लिया है जोमेल वारिकन और बेथ मूनी ने, ठीक है। बेथ मूनी और जोमेल वारिकन ये वेस्ट इंडीज के हैं, ये हैं कहाँ की? ऑस्ट्रेलिया की, ठीक है। तो ये दोनों को मिला है, हर एक महीने के लिए दिया जाता है आईसीसी के द्वारा प्लेयर ऑफ द मंथ। अगला, भारतीय स्नूकर चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता? तो भाई भारतीय भी जीत लिए हैं और अभी एशियाई वाला भी हुआ, इसके कुछ दिन बाद एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप हुआ, एशियाई वाला, उसको भी जीत लिया है। किसने जीत लिया भाई? पंकज आडवाणी ने। वन एंड ओनली खिलाड़ी भाई पंकज आडवाणी, चाहे ये स्नूकर हो चाहे बिलियर्ड्स, टॉप पर बंदा यही रहता है, ठीक है, भारत के। अगला, तो इंदौर मध्य प्रदेश में ये हुआ था, और जब 15 फरवरी को ये हुआ एशियाई वाला, इसको भी ये जीत लिए हैं। अभी आगे हो सकता है क्वेश्चन आए। पीएम मोदी ने फ्रांस के दौरे के दौरान फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन को किस भारतीय कलाकृति भेंट की? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब इमैनुअल मैक्रोन से मिलने गए थे तो कौन सी भारतीय कलाकृति को वो भेंट किए हैं, गिफ्ट दिए हैं फ्रांस के राष्ट्रपति को? तो आप बताओगे किसको दिए हैं? तो आप कहोगे डोकरा, डोकरा कलाकृति को, ठीक है। डोकरा आर्ट वर्ड सिल्वर इंग्रेव्ड मिरर, सिल्वर इंग्रेव्ड मिरर उनकी वाइफ को दिए हैं, और डोकरा वाला इनको। पीएम मोदी देखो, आजकल के ज़माने के अगर बॉयफ्रेंड होते हैं ना तो गर्लफ्रेंड काफ़ी खुश होती है, गिफ्ट बहुत देते हैं। ट्रम्प के पास एलन मस्क गए, वहाँ भी गिफ्ट दे दिए। एलन मस्क भी हालांकि गिफ्ट दिया है भाई, उनके पास भी 3 पत्नियां हैं, 3 पत्नियों से 14 बच्चे, अभी 14वां बच्चा हुआ एलन मस्क को। कंग्रेचुलेसन बोल दो सभी लोग। तो डोकरा कला 40,000 साल पुरानी धातु कढ़ाई तकनीक है और छत्तीसगढ़ से उत्पन्न हुई है। लास्ट वैक्स कास्टिंग तकनीक से इसे बनाया जाता है। छत्तीसगढ़ की ये पारंपरिक शिल्प कला है, ठीक है। चलिए, तो ब्रिजिट मैक्रॉन जो कि उनकी वाइफ हैं, उनको राजस्थान में निर्मित उकेरा गया चांदी का टेबल मिलर दिया गया। ये राजस्थान से बना, ये छत्तीसगढ़ से बना, ठीक है। ये बात ध्यान रखना दोनों, और ये पूछा जा सकता है क्वेश्चन। अपनी ये फरवरी वाली ई बुक है,
हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। मात्र 20 रुपये प्राइस होती है। पूरे महीने भर का आपको कंटेंट ई बुक में ही मिल जाता है, कोई हसल नहीं। प्रश्नोत्तर माध्यम में रहता है, तो जैसे यहाँ वीडियो में आप देख रहे हो प्रश्न उत्तर माध्यम में है, सबको डिटेल कंटेंट ऐसे ही आपको यहाँ पे मिल जाएगा। 350 प्लस क्वेश्चन हर महीने से रहते हैं, चैप्टर वाइज रहता है। राष्ट्रीय घटनाएं अलग, अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं अलग, खेल खिलाड़ी वाला अलग और पुरस्कार सम्मान का अलग। इसके अलावा उसमें काफ़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट्स, ग्राफिक्स, चार्ट्स ये सब बना के दिए रहते हैं। काफ़ी अच्छी ई बुक मानी जाती है, बच्चे काफ़ी पसंद करते हैं, आप जाकर के लिया करो। लोकसभा ने संसद में कितनी नई भाषाओं में ट्रांसलेशन सेवाओं की घोषणा की? तो संसद में अभी 6 नई भाषाओं को ट्रांसलेशन सेवाओं की शुरुआत की घोषणा की गई है, एक्सटेंडेड टू द 6 न्यू लैंग्वेज। ठीक है, तो ट्रांसलेशन सर्विस अब तक 10 में चलती थी, 6 और लैंग्वेज जोड़ी गई हैं। कौन कौन सी जोड़ी गई हैं? बोडो, डोगरी, मैथिली, मणिपुरी, संस्कृत और उर्दू। ठीक है ना, तो ये 6 नई भाषाएं जोड़ी गई हैं। अब 10 भाषाएं ये पहले से थी। टोटल अपने 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है। फरवरी 2024 में किस राज्य सरकार ने हर खेत स्वस्थ खेत अभियान शुरू किया? हर खेत स्वस्थ खेत, इसको शुरू किया है हरियाणा गवर्नमेंट ने। हरियाणा की सरकार ने शुरू किया है हर खेत स्वस्थ खेत कैंपेन। ठीक है, तो हर एकड़ कृषि भूमि से अगले 3-4 वर्षों में मिट्टी के सैंपल्स लिए जाएंगे, उनकी टेस्टिंग होगी, लैब टेस्टिंग होगी, देखा जाएगा कि आपकी मिट्टी कितनी उपजाऊ है, कितनी उर्वरकता है उसमें। ठीक है, किसके द्वारा संकलित की गई पुस्तक आई एम, इसको हाल ही में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी ने लॉन्च किया। आई एम पुस्तक, इसको गोपी चंद हिंदुजा जी ने लिखा हुआ है। ठीक है, गोपी चंद हिंदुजा। अगला, बांग्लादेश की कौन सी क्रिकेटर आईसीसी द्वारा भ्रष्टाचार के आरोपों में प्रतिबंधित होने वाली पहली महिला क्रिकेटर बनी? तो ये बन गई हैं कौन? ये बन गई हैं नाहिदा अख्तर, सोहेली अख्तर बनी है। सोहेली अख्तर बनी है बांग्लादेश की। सोहेली अख्तर बिकम द फर्स्ट वीमेन क्रिकेटर टू द बैंड फॉर, तो ये बैंड की गई हैं, 5 साल के लिए का प्रतिबंध लगा है भ्रष्टाचार के आरोप में। भ्रष्टाचार मतलब समझ रहे हो? भ्रष्टाचार मतलब मैच फिक्सिंग कर रही थी, है ना? वैसे तो वहाँ की सरकार में भी फिक्सिंग हुई है। जो भी यूनुस हैं, मोहम्मद यूनुस, ये फिक्सिंग करके ही आए हुए हैं, अमेरिका ने फिक्सिंग कराया है। बशर्ते बस ये है कि अब इनके ऊपर कोई बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड काम नहीं करेगा। खैर, दक्षिण चीन सागर में चीन ने सतह से कितने मीटर की गहराई पर पहले गहरे पानी वाले स्पेस स्टेशन के निर्माण को मंजूरी दी है? तो सतह से भैया 2000 मीटर नीचे, 2 किलोमीटर समुद्र से नीचे गहरे समुद्र में बना रहा है स्पेस स्टेशन। गजब है, कुछ भी कर रहा है। 2030 तक पूरी तरह चालू होने की ये उम्मीद है। अगला, हाल ही में जारी ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार एशिया के सबसे धनी परिवारों की सूची में शीर्ष पर कौन है? भाई, अपने अंबानी फैमिली से ज्यादा कोई अमीर हो सकता है क्या? ये कुबेर जी नहीं पर मेहरबान है। मुकेश अंबानी अंबानी फैमिली के एशिया के सबसे धनी अमीर परिवारों की सूची में टॉप पर हैं। तो 6 भारतीय शामिल हैं इस सूची में, एशिया में टॉप में 6 भारतीय फैमिली हैं। कौन कौन? तो इनके अलावा 6 और हैं। ठीक है, जैसे अंबानी फैमिली तो टॉप पर है, फिर सापुर रजी पलोनजी ग्रुप है, मिस्त्री परिवार जिसे कहते हैं, ओपी जिंदल ग्रुप है, जिंदल फैमिली, आदित्य बिरला ग्रुप का बिरला परिवार, बजाज ग्रुप के बजाज फैमिली, हिंदुजा ग्रुप के हिंदुजा फैमिली। ये जो हैं टॉप 7 फैमिलीज हैं टोटल भारत की, जो एशिया के सबसे अमीर फैमिली में हैं। ठीक है, और टॉप 20 में दूसरे स्थान पर थाईलैंड के चेरानवत फैमिली है, तीसरे स्थान पर इंडोनेशिया की हार्टोनो फैमिली। हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रीय खुफिया निदेशक डीएनआई के रूप में शपथ लेने वाली पहली हिंदू कौन बनी? राष्ट्रीय खुफिया निदेशक, डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस, कहाँ की? अमेरिका की। ये बन गई हैं तुलसी गबार्ड। तुलसी गबार्ड ये भारत की नहीं है, ये हिंदू महिला है, हिंदू धर्म में ये रहती हैं, हिंदू धर्म में। तो बहुत लोग समझते हैं ये भारतीय मूल की है, नहीं, भारतीय मूल की नहीं है, ये अमेरिकी ही है, लेकिन ये हिंदू महिला है। ठीक है, तो पहली हिंदू महिला बनी है, ये बात ध्यान रखना। तो डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस के अंदर अमेरिका की 18 खुफिया एजेंसियां आती हैं, CIA, FIA, FBI सब इसी में आता है। ठीक है, अगला, अमेरिका के प्रेसिडेंट आप जानते हो कि डोनाल्ड ट्रंप हैं, JD वेंस उनके उपराष्ट्रपति हैं, और डोनाल्ड ट्रंप दोबारा राष्ट्रपति बने हुए हैं 47वें। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक द न्यू आइकन सावरकर एंड द फैक्ट्स, इसके लेखक कौन है? तो सावरकर एंड द फैक्ट्स, इस पुस्तक को लिखा है अरुण शौरी ने। अरुण शौरी ने ये पुस्तक लिखा हुआ है, द न्यू आइकन सावरकर एंड द फैक्ट्स। ठीक है,
अरुण शौरी की ये पुस्तक है। इनकी पुस्तक इससे पहले भी आ चुकी है 1997 में, वर्शिपिंग फॉल्स गॉड, अंबेडकर एंड द फैक्ट विच हैव बीन इरेज्ड। अगला, उत्तर प्रदेश के वाराणसी में काशी तमिल संगमम का कौन सा संस्करण हुआ? काशी तमिल संगमम का ये था इस बार का तीसरा संस्करण, ठीक है, थर्ड एडिशन था। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में हुआ 15 से 24 फरवरी तक। काशी तमिल संगमम मतलब उत्तर भारत की संस्कृति को दक्षिण भारत की संस्कृति से मैच कराया जाए, मेल कराया जाए। भारत और जापान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन का कौन सा संस्करण शुरू हुआ? धर्म गार्जियन भारत और इसके बीच में हुआ छठा संस्करण था, ठीक है, भारत और किसके बीच में? जापान के बीच में होता है, ठीक है, माउंट फूजी में। धर्म गार्जियन होगा आर्मी के लिए, वीर गार्जियन होगा इसके लिए वायुसेना के लिए, और जिमेक्स, जिमेक्स जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज जो होता है ये होता है नौसेना के लिए, ठीक है। हाल ही में किसने नई दिल्ली में राष्ट्रीय जनजातीय महोत्सव आदि महोत्सव का उद्घाटन किया? तो राष्ट्रीय जनजातीय महोत्सव आदि महोत्सव का उद्घाटन किया है द्रौपदी मुर्मू जी ने। द्रौपदी मुर्मू जी ने राष्ट्रपति हैं, मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में इन्होंने उद्घाटन किया है। जलवायु जोखिम सूचकांक में, जलवायु जोखिम मूल्य तो क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स में भारत किस स्थान पर है? तो क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स में भारत है छठे स्थान पर, ठीक है, छठे स्थान पर है। देखिए यहाँ पर ये 7 से 49 ग्लोबली था, अब आ गया है छठे पर। क्लाइमेट की वजह से भारत में $180 बिलियन का आर्थिक नुकसान हुआ है। इसमें क्लाइमेट रिस्क बेसिकली ये बताता है कि क्लाइमेट से आपके यहाँ कितना ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, नुकसान हो जाता है, क्लाइमेट रिस्क कितना ज़्यादा है, कि कभी कभी पता लगता है बाढ़ आ गया, कभी लगता है चक्रवाती तूफान आ गया है ना, तो इससे कितना नुकसान होता है, तो उसमें है भारत। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में भारत व्यय वंदना योजना शुरू की गई? तो भारत व्यय वंदना योजना ये शुरू की गई है पुडुचेरी में। पुडुचेरी आप जानते हो एक केंद्र शासित प्रदेश है, और ऐसा केंद्र शासित प्रदेश जहां पर विधानसभा है। भारत में टोटल देखो 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, लेकिन 8 में से 3 हैं जो खास हैं। कौन कौन सी? दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर, ठीक है। तो ये तीनों में विधानसभाएं हैं, बाकी सब में विधानसभा नहीं है, ये बात ध्यान रखना, यानी इन तीनों के मुख्यमंत्री हैं। अगला, तो पुडुचेरी में शुरू किया गया आयुष्मान भारत व्यय वंदना योजना, ये यहाँ के उपराज्यपाल के कैलाशनाथ और मुख्यमंत्री एन रंगास्वामी के द्वारा शुरू किया गया है। वरिष्ठ नागरिकों को चिकित्सा लाभ प्रदान करे जाएगा, आयुष्मान भारत योजना वाला, ठीक है। अगला, 8वें हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया फरवरी 2025 में? 8वां हिंद महासागर सम्मेलन ये हुआ मस्कट ओमान में। कहाँ पर? मस्कट ओमान में हुआ, 16 और 17 फरवरी को ही ये हुआ, ठीक है ना। ये देखिए 8वां संस्करण था, 2016 से इसकी शुरुआत हुई है। समुद्री साझेदारी के लिए नए क्षितिज यात्रा, ये इस बार की थीम है, ठीक है। अगला, ब्रिटिश अकादमी फिल्म आर्ट्स अवार्ड यानी बाफ्टा, बाफ्टा में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किस फिल्म ने जीता? तो बाफ्टा में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसने जीत लिया है भाई? कॉन्क्लेव ने, कॉन्क्लेव ने जीता है बाफ्टा का बेस्ट फिल्म का अवार्ड। और मैंने अभी आपको बताया कि एनोरा मूवी जो है, एनोरा, एनोरा जो है इसने क्या क्या जीता है? इसने एक तो ऑस्कर जीत लिया है, और एक बेस्ट क्रिटिक चॉइस, क्रिटिक चॉइस, ठीक है, ये जीता हुआ है अवार्ड। तो एनोरा याद रखना, कॉन्क्लेव याद रखना। अगला, हाल ही में आयोजित परीक्षा पे चर्चा में निम्न में से किस खिलाड़ी ने हिस्सा लिया? परीक्षा के पे चर्चा इस बार सिर्फ पीएम मोदी नहीं किए, पीएम मोदी के बाद बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण को भी बुलाया गया, और 3 खिलाड़ी को बुलाया गया, मैरी कॉम को, अवनी लेखरा को और सुहास यथिराज को। उपरोक्त सभी ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। तो खिलाड़ियों की बात रही तो 3 खिलाड़ी आए थे, और दीपिका पादुकोण आई थी, और पीएम मोदी तो करते ही हैं परीक्षा पे चर्चा। दिल्ली का नया मुख्यमंत्री किसे नियुक्त किया गया? तो दिल्ली की नई मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बनी है, मैंने आपको अभी बताया, बीजेपी पार्टी से हैं रेखा गुप्ता, और ये पहली बार एमएलए बनी थी और पहली ही बार में बन गई मुख्यमंत्री। इसके अलावा, इसके अलावा ये जो है प्रवेश वर्मा, ये बन गए हैं डिप्टी सीएम, डिप्टी सीएम बने हैं, और ये बनी है सीएम, ठीक है। और क्या, मैंने आपको बताया क्या नाम है उनका, विजेंद्र गुप्ता, विजेंद्र गुप्ता विधानसभा के अध्यक्ष बने हैं या स्पीकर बने हैं। दिल्ली की चौथी महिला मुख्यमंत्री हैं, इनसे पहले आतिशी मारलेना थी, शीला दीक्षित रह चुकी हैं, सुषमा स्वराज रह चुकी हैं, ओके। तो रेखा गुप्ता ही होंगी। विधानसभा स्पीकर विजेंद्र गुप्ता, इनका नाम याद रखना।
हाल ही में कौन सा राज्य समर्पित वैश्विक क्षमता केंद्र नीति शुरू करने वाला पहला राज्य बना? तो समर्पित वैश्विक क्षमता केंद्र स्थापित करने वाला पहला राज्य बन गया है मध्य प्रदेश। ठीक है, तो मध्य प्रदेश अनवील्स इंडियाज फर्स्ट डेडिकेटेड जीसीसी पॉलिसी। इसने ये शुरू की गई है, की हुई है पूंजीगत व्यय, पैरोल, अपस्किलिंग, अनुसंधान, इन सब के लिए। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने अपशिष्ट पुनर्चक्रण और जलवायु परिवर्तन 2025 सम्मेलन का उद्घाटन किया है? तो अपशिष्ट पुनर्चक्रण और जलवायु परिवर्तन सम्मेलन का उद्घाटन किया है किसने? ये उद्घाटन किया है भूपेंद्र यादव जी ने। भूपेंद्र यादव जी ये केंद्रीय मंत्री हैं। 18 फरवरी को इन्होंने इसका उद्घाटन किया हुआ है। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं ये। ठीक है, तो इसे रेआई के द्वारा, REAI के द्वारा ये स्थापित किया, शुरू किया गया था। महिला प्रीमियर लीग में सबसे युवा डेब्यू खिलाड़ी कौन बने? तो ये बन गई हैं जी कमलिनी। जी कमलिनी बन गई हैं विमेन, सबसे कम उम्र की विमेन खिलाड़ी डेब्यू करने वाली। तो इनकी एज अभी है 16 साल 213 दिन की। मुंबई इंडियंस की ओर से खेलेंगी। फरवरी 2025 में गूगल में भारत में ने कहाँ पर अपना सबसे बड़ा ऑफिस अनंत खोला है? तो अनंत ऑफिस कैंपस है, ये कर्नाटक में खुला है, बेंगलुरु में है ना। गूगल का ऑफिस है, 5000 एकड़ में ये फैला हुआ, 5000 से अधिक कर्मचारी ये काम कर पाएंगे। 1.6 मिलियन वर्ग फीट में फैला हुआ है। अगला, किस राज्य सरकार द्वारा एक्सपायर हो चुकी दवाओं के संग्रह और निपटान पर पहली परियोजना शुरू की गई? और ये परियोजना शुरू की किसने? केरल ने। कौन सी परियोजना है? एक्सपायर हो चुकी मेडिसिन को दोबारा से वापस मंगाना। इसके लिए एन प्राउड योजना शुरू की गई है। एन प्राउड मतलब न्यू प्रोग्राम टू रिमूव अनयूज्ड ड्रग। तो ये शुरू की गई किसके द्वारा? केरल सरकार के द्वारा। केरल की स्वास्थ्य मंत्री हैं वीना जॉर्ज। अगला, किसको शिक्षा में उनके परिवर्तनकारी योगदान के लिए विशालाक्षी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो विशालाक्षी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है डॉक्टर भाग्यश्री पाटिल को। आर्टिकल देखिए, डॉक्टर भाग्यश्री प्रसाद पाटिल ये ऑनर की गई हैं प्रेस्टिजियस विशालाक्षी अवार्ड से। तो DY पाटिल विश्वविद्यालय विद्यापीठ की प्रो कुलपति है ये। ठीक है, तो आर्ट ऑफ लिविंग द्वारा आयोजित किया जाता है अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन, जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा भी मुख्य अतिथि थी, वो गई थी वहां पर। और ये बेंगलुरु में आयोजित हुआ, मैंने बताया था आपको ना, 14 फरवरी को। तो वहीं पर इनको सम्मानित किया गया है। समुद्री नेविगेशन सहायता के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ IALA ये किस देश को अपना उपाध्यक्ष चुना हुआ है? तो इसने, ये सिंगापुर की अध्यक्षता में है अभी, इसने उपाध्यक्ष चुना है भारत को। किसे? भारत को उपाध्यक्ष चुना है। देखिए, सिंगापुर में 18 से 21 फरवरी तक ये नेविगेशन, ये कॉन्क्लेव हुआ। ठीक है, तो इसमें इसने चुना भारत को उपाध्यक्ष। IALA का अंतर्राष्ट्रीय संघ है समुद्री नेविगेशन सहायता के लिए। डिजिटल पायलट लाइसेंस शुरू करने वाला दुनिया का दूसरा देश कौन बन गया? डिजिटल पायलट लाइसेंस मतलब कि डिजिटली लोग पायलट के लिए लाइसेंस बना पाएंगे। तो ये दूसरा देश बना है, तो दूसरा देश बना है भारत। ठीक है, भारत पायलटों के लिए इलेक्ट्रॉनिक कार्मिक लाइसेंस जारी करेगा, लोग अप्लाई कर पाएंगे वैसे भी। और पहला देश कौन था? पहला देश है भाई चाइना। पहला देश चाइना, दूसरा देश भारत। उत्तर प्रदेश वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए कितने का बजट पेश किया? उत्तर प्रदेश का बजट पूछा गया है बेसिकली। तो उत्तर प्रदेश का बजट जो है 8.08 लाख करोड़ रुपए का था। और इसमें कुछ इस प्रकार से पैसे खर्च किए जाएंगे। उत्तर प्रदेश बजट पर भी मैंने आपको वीडियो दी हुई है। जो लोग उत्तर प्रदेश स्पेशल गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो उत्तर प्रदेश बजट MJT एजुकेशन लिख करके सर्च करेंगे तो उनको ये वीडियो मिल जाएगी। ठीक है ना, उत्तर प्रदेश स्पेशल बजट पर। तो जितने भी यूपी स्पेशल का एग्जाम होगा उसके लिए तो इम्पोर्टेंट कुछ वीडियो है। मोटा मोटा आप यहाँ पर देख सकते हो, लगातार ये 9वां बजट है योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली सरकार का। 8.09 लाख करोड़ रुपए का बजट था अब तक का सबसे हाईएस्ट। किसी भी राज्य में सबसे बड़ा बजट उत्तर प्रदेश का होता ही है। अगला, सोल लीडरशिप सम्मेलन, इसके पहले संस्करण का उद्घाटन किसने किया? तो सोल लीडरशिप, इसका पहला संस्करण हुआ और इसका उद्घाटन किया PM मोदी ने। ठीक है, PM मोदी ने किया है और नई दिल्ली में हुआ 21-22 फरवरी को। सोल लीडरशिप, सोल का मतलब क्या होता है? स्कूल ऑफ अल्टीमेट लीडरशिप, स्कूल ऑफ अल्टीमेट लीडरशिप। और इसमें भूटान के प्रधानमंत्री भी आए थे। ठीक है ना, शेरिंग टोब्गे। हाल ही में सबसे तेज 200 वनडे विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज कौन बने? सबसे तेज 200 वनडे विकेट लेने वाले मोहम्मद शमी बन गए हैं भारतीय गेंदबाज। और दुनिया के दूसरे सबसे जल्दी फास्टेस्ट
200 विकेट कंप्लीट करने वाले गेंदबाज हैं। इनसे पहले मिचेल स्टार्क 102 मैच में पूरा किए थे, ये 104 मैच में 200 वनडे विकेट अपना पूरा किए हुए हैं। ठीक है जी। तो रोहित शर्मा 11,000 वनडे रन क्रॉस कर चुके हैं, विराट कोहली 14,000 प्लस वनडे रन बना चुके हैं। तो ऐसे कुछ अवार्ड, कुछ रिकॉर्ड्स अभी बने हैं जो करंट टाइम पर मैच चल रहे हैं उनमें। वन विभाग के द्वारा हाल ही में की गई गिद्धों की गणना में किस राज्य में गिद्धों की संख्या सर्वाधिक पाई गई है? तो सबसे ज्यादा वल्चर्स कहाँ पाए गए हैं? अच्छा, अभी केप वल्चर्स की बात मैंने कुछ दिन पहले की थी, केप वल्चर्स, केप गिद्ध। तो केप गिद्ध, गिद्ध जो है ये देखे गए हैं 30 साल बाद साउथ अफ्रीका में। ठीक है ना, ये भी क्वेश्चन है, याद रखना। मार्च में मैंने पढ़ाया हुआ है, तो ये फरवरी का है तो इसमें नहीं रहेगा, लेकिन ये क्वेश्चन याद रखना। खैर, गिद्धों की गणना में सबसे ज्यादा गिद्धों की संख्या कहाँ पर पाई गई है? तो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा गिद्धों की संख्या है। गिद्धों को वल्चर्स कहते हैं। ठीक है, तो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा गिद्ध है। क्या और कितने गिद्ध हैं? देखिए, टोटल 2016 में प्रदेश में गिद्धों की संख्या शुरू की गई थी गणना, और अब 10,845 हो गई थी 2024 में। टोटल हो गई है 12,981, अब 12,981 हो गई। अगला, 51वें खजुराहो नृत्य महोत्सव में कितने कलाकारों ने लगभग 24 घंटे तक डांस करके एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया? तो 51वां खजुराहो महोत्सव मध्य प्रदेश में आयोजित हुआ, और एक साथ 139 नर्तकों ने डांस किया। कितना देर डांस किया? 24 घंटे 9 मिनट। तो इतना डांस करके बना दिया एक वर्ल्ड रिकॉर्ड। वहाँ के मुख्यमंत्री के साथ ये वर्ल्ड रिकॉर्ड आपको दिख जाएगा, मोहन यादव। ठीक है, तो 24 घंटे 9 मिनट 26 सेकंड तक था ये। अगला, हाल ही में किस राज्य ने दुनिया का पहला एआई ऑपरेटेड क्रॉनिक नेत्र रोग स्क्रीनिंग कार्यक्रम नैनामृतम लॉन्च किया? नैनामृतम लॉन्च किया है, उसी राज्य ने लॉन्च किया है जिस राज्य ने अभी ड्रग को, जो एक्सपायर हो चुकी है ड्रग है, उनको वापस लेने के लिए एन प्राउड शुरू किया था। तो बताओ कौन सा राज्य है वो? सुन रहे हो ध्यान से ना, कि भूलते जा रहे हो? तो केरल ने। ठीक है ना, केरल ने एन प्राउड शुरू किया था, केरल ने अभी नैनामृतम भी शुरू किया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से दुनिया का पहला ऐसा कैंपेन जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से क्रॉनिक रोग स्क्रीनिंग करेगा। ठीक है, तो ये कार्यक्रम बहुत बड़ा है। हाल ही में कौन सा देश ओपेक प्लस में पर्यवेक्षक के रूप में शामिल हुआ? तो ओपेक प्लस, ओपेक मतलब ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, यानी कि ऐसे देशों का संगठन जो पेट्रोलियम का एक्सपोर्टेशन करते हैं। तो ऐसे 12 देश है इस संगठन में। तो ओपेक प्लस कंट्रीज में ऑब्जर्वर के रूप में शामिल हुआ है ब्राजील। ब्राजील, ब्राजील वैसे आपको बता दें तो 2024 में इसने G20 होस्ट किया है। G20 2024 में इसने होस्ट किया है, याद रखना। तो लूला डिसाल्वा ने घोषणा की है कि ये होंगे ओपेक प्लस में ऑब्जर्वर के रूप में। ओपेक की बात करें तो इसकी स्थापना 1960 में हुई थी बगदाद में, वियना में हेडक्वार्टर है। हैथम अलगिस इसके अध्यक्ष हैं। 12 सदस्य देश हैं। हाल ही में एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप का पुरुष एकल किसने जीता? जैसे मैंने आपको बताया, राष्ट्रीय बिलियर्ड्स, राष्ट्रीय स्नूकर और एशियाई स्नूकर दोनों ही जीत लिया। किसने भाई? पंकज अडवाणी ने। ठीक है, याद हो रहा है ना, रिपीट हो रहा है। चलो, तो एशियाई 15 से 21 फरवरी को हुआ और इसको जीत लिया पंकज अडवाणी ने। महिला एकल की बात करें तो ये नारतुया बराय सैखान ने जीता है। अगला, फरवरी 2025 में किस हवाई अड्डे ने प्रतिष्ठित सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा पुरस्कार जीता है? सबसे ज्यादा सुरक्षा, तो सुरक्षा के लिए आपको क्या रखना है? ये रक्षा मंत्री, पूर्व रक्षा मंत्री। पूर्व रक्षा मंत्री कौन? मनोहर पर्रिकर जी, स्वर्गीय मनोहर पर्रिकर जी। वो गोवा के थे मुख्यमंत्री, उनके नाम पर है गोवा का इंटरनेशनल एयरपोर्ट, मनोहर पर्रिकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, मोपा जिसे कहते हैं। तो मनोहर पर्रिकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है, मोपा एयरपोर्ट, ये सबसे सुरक्षित एयरपोर्ट बना है। देख रहे हो कहाँ से लिंक करके पहुंचा है आपको? सुरक्षा पुरस्कार जीता है इसने। ठीक है, चलिए, तो ये याद रखना, जीएमआर के द्वारा ये ऑपरेट किया जाता है। हाल ही में किस देश के शोधकर्ताओं द्वारा HKU5 कोव 2 नाम का एक नया बैट कोरोना वायरस खोजा गया है? HKU5 कोव 2, ये कोरोना वायरस की ही फैमिली का एक नया वायरस है, और इसको खोजा है चाइना की महान वायरोलॉजिस्ट बैट वुमन सी झेंगली। सी झेंगली, एक सी जिनपिंग हुआ है, परेशान करता है एक सी झेंगली। सी झेंगली को बैट वुमन कहा जाता है, बैट वुमन कहा जाता है। ठीक है, बैट मतलब होता है चमगादड़। ठीक है, वुमन मतलब होता है महिला। एक साथ मत पढ़ना अब, चमगादड़ महिला। सी झेंगली है,
महान वायरोलॉजिस्ट हैं चाइना के अनुसार। तो इन्होंने एक नया वायरस खोज निकाला है, कोविड का ही फैमिली का है, HKU5CoV2। ये भी कह रही हैं SARS-CoV-2 फैमिली का ये भी है, कोविड-19 की तरह ये भी काम कर सकता है अपना, बस अगली बार लीक कराने का हो जाए मतलब। किस राज्य ने सरकार ने हाल ही में गवाह संरक्षण योजना 2025 शुरू किया? गवाह संरक्षण योजना, गवाहों को संरक्षित करने की योजना, इसको हरियाणा सरकार ने शुरू किया है कि भाई ऐसा ना हो कि गवाही देने जा रहे हों और अटैक हो जाए उन पर। तो ऐसा कुछ अगर होता है तो फिर मौत होती है या कुछ होता है तो आजीवन कारावास हो सकता है अगर कोई ऐसा अटेम्प्ट करता है तो। 3 नए आपराधिक कानूनों की इन्होंने घोषणा की है हरियाणा गवाह संरक्षण योजना के तहत। हाल ही में किस राज्य के पद्मजा नायडू हिमालयन प्राणी उद्यान में देश के पहले चिड़ियाघर आधारित बायो बैंक की स्थापना की गई? तो पद्मजा नायडू हिमालयन प्राणी उद्यान में देश का पहला चिड़ियाघर आधारित बायो बैंक स्थापित हुआ है। ये है कहाँ पर? पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में है स्थित है बायो बैंक होगा। और बायो बैंक मतलब कि इसमें पशु पक्षियों का DNA रखा जाएगा, सैंपल रखा जाएगा, टिश्यू सैंपल रखा जाएगा, ये सब कलेक्ट किया जाएगा। ठीक है, ये सबके सैंपल्स कलेक्ट किए जाएंगे। तो पश्चिम बंगाल में स्थित है। अगला, किस खिलाड़ी ने वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 14,000 रन बनाने का इतिहास बनाया? अभी मैंने बताया विराट कोहली, 14,000 रन इनके कंप्लीट हो चुके हैं। अब इनसे ऊपर केवल 2 ही खिलाड़ी हैं जिनके 14,000 से ज्यादा रन हैं। तो कौन कौन है? कुमार संगकारा और सचिन तेंदुलकर। तो उन दोनों को भी पीछे कर देंगे तो ये बन जाएंगे दुनिया के सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी। फिलहाल सचिन तेंदुलकर वाला तो अभी बहुत टाइम लगेगा इनको, और कुमार संगकारा वाले भले पहुंच जाए तुरंत। 14,234 पर है कुमार संगकारा, और मुझे लग रहा है कि ये बहुत जल्दी ही इनको पार कर जाएंगे विराट कोहली, हो सकता है अगले ही मैच में पार कर जाएं। सचिन तेंदुलकर के 14,000 रन क्रॉस हो गए हैं, 287 पार। फरवरी 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहां पर MP ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का उद्घाटन किया? MP ग्लोबल समिट का इन्वेस्टमेंट का उद्घाटन भोपाल में किया गया। भोपाल में किया गया, मध्य प्रदेश भोपाल में। ठीक है, 8वां संस्करण था। लाइफ ऑन मार्स कलेक्टेड स्टोरीज, इसको किसने लिखा? पुस्तक है। ये सब चीज मैं आपका रिवीजन करवाता रहता हूँ वीकली में भी और वैसे भी। तो इसको लिखा है किसने? नमिता गोखले ने लिखा है, उनकी पुस्तक है। ठीक है, नमिता गोखले आपको ये दिख रही हैं। तो लाइफ ऑन मार्स कलेक्टेड स्टोरीज बुक आई है। राष्ट्रीय धन्वंतरी आयुर्वेद पुरस्कार किसे मिला? तो राष्ट्रीय धन्वंतरी आयुर्वेद पुरस्कार किसे मिला है? ताराचंद शर्मा, मायाराम उनियाल और समीर गोविंद जमदग्नि। इन ती... इन तीनों को मिला है। ठीक है, यहाँ पर उप मुख्यमंत्री के द्वारा दिया गया है ये पुरस्कार इन तीनों को। ठीक है जी। अगला, किस राज्य ने बोथोइज्म को आधिकारिक दस्तावेजों में मान्यता प्रदान की? बोथोइज्म या बोडोइज्म कहो। तो बोडोइज्म जो है एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में मान्यता मिली है असम में, कि मतलब जन्म प्रमाण पत्र हुआ या अदर सर्टिफिकेट हुआ तो उसमें एक ऑप्शन रहेगा धर्म चुनने में, बोडोइज्म धर्म। जैसे लोग हिंदुइज्म, बुद्धिज्म या मुस्लिम्स चुनते हैं, वैसे ही बोडोइज्म चुन पाएंगे। ठीक है, अपने डॉक्यूमेंट के दौरान, भरने के दौरान। अगला, किस पद्म पुरस्कार से सम्मानित ओडिसी नृत्यांगना मायाधर राउत का निधन हो गया? मायाधर राउत ये ओडिसी नृत्य के जनक माने जाते हैं, ओडिसी नृत्य के जनक माने जाते हैं। इनको मिला था पद्मश्री और इनका अभी हो गया है निधन, इनका हो गया है निधन। ठीक है, ओडिसी नृत्य के जनक थे मायाधर राउत। अगला, और भी इनको अवार्ड मिल चुके हैं, टैगोर अकादमी, उपेंद्र भंज। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार 2025 में किस देश के पासपोर्ट सबसे महंगा पासपोर्ट बनकर आया? तो अभी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स आपने देखा, पावरफुल पासपोर्ट था, ये कॉस्टली पासपोर्ट का रैंक है। तो सबसे ज्यादा कॉस्टली पासपोर्ट है मैक्सिको का, फिर ऑस्ट्रेलिया का है, फिर अमेरिका का है। ठीक है ना, तो ये रैंकिंग आप देख लो। सबसे ज्यादा कॉस्टली जो है किसका है? मैक्सिको का है सबसे कॉस्टली, फिर ऑस्ट्रेलिया का, फिर यूनाइटेड स्टेट्स का है। ठीक है, भारत जो है सबसे सस्ते वाले पासपोर्ट में है। UAE का सबसे ज्यादा है, उसके बाद सेकंड सबसे ज्यादा पासपोर्ट अपना है भारत का, तीसरे पर हंगरी है। ये लिस्ट में दिखा दे रहा हूँ, आप ऐसे देखो। दुनिया के टॉप 3 सबसे महंगे पासपोर्ट में ये हैं। एक पासपोर्ट बनाने के लिए $230 खर्चना पड़ेगा। ये इसकी सबकी PDF मैं आपको दूंगा। ठीक है, PDF के लिए बिल्कुल चिंतित मत रहो। PDF आपको मिलेगी कहाँ पर? मिलेगी टेलीग्राम पर। टेलीग्राम पर सारी PDF आपको यहाँ पर मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके रखो, MZT एजुकेशन जाकर सर्च करना, ज्वाइन कर लेना, सारी PDF आपको वहीं पर मिलेगी। ठीक है, तो
का कितने कितने में है, क्या है, सब कुछ आपको मिल जाएगा, यहाँ पता चल जाएगा। सबसे सस्ता यूएई में बनता है $17 में, भारत में $18 में पासपोर्ट बन जाता है। इंदौर को लगातार कौन सी बार भारत का सबसे स्वच्छ शहर का खिताब दिया गया? लगातार ये 7वीं बार बन गया है सबसे स्वच्छ शहर। भारत का सबसे क्लीनेस्ट सिटी है इंदौर। इंदौर कहाँ का है सिटी? मध्य प्रदेश की सिटी है, ठीक है। तो आवास शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा ये जारी किया गया। संयुक्त राष्ट्र की महिला शांति सैनिकों के लिए पहला सम्मेलन कहाँ हुआ? यूएन की जो विमेन पीस कीपिंग फोर्स है उसका पहला समिट हुआ कहाँ पर? नई दिल्ली में हुआ। कहाँ पर भाई? नई दिल्ली में ये समिट हुआ है। और देखिए, विमेन पीस कीपिंग एक ग्लोबल साउथ पर्सपेक्टिव, ये इस बार की थीम थी। ये इस बार की थीम थी। विदेश मंत्री एस जयशंकर जी ने इसका उदाहरण किया। हाल ही में मिली सूचना के आधार पर किस देश में वैश्विक स्तर पर स्तन कैंसर की दर सबसे ज्यादा है? तो ग्लोबल लेवल पर वैश्विक स्तर पर स्तन कैंसर की दर सबसे ज्यादा ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में है, ठीक है। उपरोक्त दोनों ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। सबसे ज्यादा स्तन कैंसर के मामले यहाँ पर देखे गए हैं। वैश्विक स्तर पर हर 20 में से एक महिला अपने जीवन काल में स्तन कैंसर का शिकार होती है, जबकि 70 में से एक महिला इस बीमारी से मृत्यु हो जाता है। यहाँ पर कुछ और ज्यादा ही है। किस आईआईटी संस्थान ने भारतीय रेलवे के सहयोग से भारत का पहला हाइपरलूप परीक्षण ट्रैक लॉन्च किया? अभी मैंने बताया था आईआईटी मद्रास ने ना। आईआईटी मद्रास ने अभी बायोबैंक की भी वो की थी शुरुआत। अब यहाँ पर परीक्षण हाइपरलूप ट्रेन टेस्ट में भी मदद किया है। आईआईटी मद्रास आप लगा देना, इस पर मैंने वीडियो दी है, आप देख सकते हो उसको ज़्यादा डिटेल से। तो 422 मीटर के ट्रैक पर परीक्षण किए हैं और तमिलनाडु आईआईटी मद्रास में, और ये इस पर $3 मिलियन तक खर्च कर चुका है रेलवे। यूएई की ब्लू वीजा प्रणाली विदेशियों को कितने वर्ष का रेजिडेंस देगी? यूएई की ब्लू वीजा सिस्टम, तो ये अगले 10 सालों तक के लिए ब्लू वीजा सिस्टम के जरिए कोई प्राप्त कर सकता है यूएई का वीजा, ठीक है। यूएई में जाकर रह सकता है। तो ब्लू वीजा सिस्टम है। ऐसे गोल्डन वीजा प्रणाली इनके यहाँ चलती है, ग्रीन वीजा सिस्टम भी चलता है। अभी डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका में भी एक गोल्डन वीजा सिस्टम शुरू किया हुआ है, ठीक है। खैर, पहल विश्व सरकार शिखर सम्मेलन के दौरान उन्होंने ब्लू वीजा सिस्टम शुरू किया 10 साल के लिए। किस देश के वैज्ञानिकों ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव का पहला विस्तृत भौगोलिक मानचित्र जारी किया? तो भारत के वैज्ञानिकों ने जारी किया है। भारत के चंद्रयान मिशन से मिली जो इनपुट्स हैं, जो रिपोर्ट्स आई हैं उससे, उसकी हेल्प से, जो फुटेजेस आई हैं उसकी हेल्प से एक डिटेल्ड मैप तैयार किया है चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव का। आपको पता होगा कि अपना जो चंद्रयान 3 था वो उतरा था दक्षिणी ध्रुव पर, और उसने बहुत सारे डेटा शेयर किए थे। तो भारत में जो भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला अहमदाबाद है, पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ है, इसरो के इलेक्ट्रो ऑप्टिक सिस्टम प्रयोगशाला है, इन सब ने मिलकर के डिटेल्ड मैप बनाया है चंद्रमा का। हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्कूली बच्चों के लिए शिक्षा संजीवनी बीमा नामक एक दुर्घटना बीमा योजना शुरू की? तो लास्ट क्वेश्चन आज का, राजस्थान सरकार ने अभी शुरू की है बच्चों के लिए, स्कूली बच्चों के लिए शिक्षा संजीवनी बीमा योजना। ये एक दुर्घटना बीमा योजना है। स्कूली बच्चों को स्कूल से लाने ले जाने समय दौरान अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो उनके और उनके अभिभावकों को ये बीमा का काम करेगी, उनको इंश्योरिटी देगी। अगर मान लो बच्चे को कोई नुकसान होता है तो 1 लाख रुपए मिलेगा, अभिभावक को अगर कुछ होता है तो 1.35 लाख रुपए मिलेंगे, ठीक है। राजस्थान सरकार ने शुरू किया कक्षा 1 से कक्षा 5 तक के छात्रों के लिए। क्लियर? तो ये थे टॉप 100 क्वेश्चन फरवरी मंथ से, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अब देखो, दिवस वगैरह के क्वेश्चन नहीं लिए गए हैं, बहुत सारे इधर उधर क्वेश्चन नहीं लिए गए हैं, इसकी मैं लिस्ट क्योंकि दे देता हूँ आपको, ठीक है। तो ये लिस्ट से आप बाकी क्वेश्चन कवर कर लोगे। तो 100 क्वेश्चन सिर्फ ना देखो, इसको 100 150 मान लो आराम से। तो ये देख लो, ये सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिल जाएंगे दिवस के। इसके अलावा ये बहुत सारे जो निधन के क्वेश्चन हैं, ये सब मैं आपको पीडीएफ में देते रहा हूँ। तो ये सब आप रिवाइज कर लीजिए। अभ्यास हैं, कहाँ कहाँ पर सैन्य अभ्यास किसके किसके मध्य हुए, ये आयोजन सम्मेलन है, कहाँ कहाँ पर कौन कौन से आयोजन सम्मेलन हुए, ठीक है। ये महोत्सव हैं जो जो हुए हैं, तो इन सब का रिवीजन आप कर लेना। एमजेटी ऐप पर इसकी क्विज आपको मिल जाएगी फ्री में पीडीएफ मिल जाएगी, डाउनलोड कर सकते हो। एमजेटी ऐप गूगल प्ले स्टोर मिल जाएगा। मैं आपको अगली वीडियो में मिल जाऊंगा। बुक आपको अमेजन फ्लिपकार्ट पर मिल जाएगी। टेलीग्राम पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। सब्सक्राइब कर लो, वीडियो अगली भी मिल जाएगी आपको। थैंक यू। जय हिंद।